भाव से सिर हिलाया और पुष्टि की। हाँ, उसने मुझसे गर्भवती होने के लिए कहा था, इसलिए मैंने उसकी मदद करने का फैसला किया। अविश्वसनीय। वांग जियुयंग ने चेहरे पर स्पष्ट अविश्वास के साथ उसे देखा। ये पता लगाना कि हितेश ने किसी अन्य महिला को गर्भवती कर दिया है, एक कट्टर प्रशंसक के लिए यह पता लगाने के समान था कि उसके नंबर एक आदर्श की वांग जियुयंग के लिए एक प्रेमिका थी। उसे जो सदमा महसूस हुआ वह अनोखा और उससे भिन्न था जो मेशियो को तब महसूस हुआ था जब उसे पहली बार इसके बारे में पता चला था। कई क्षणों की चुप्पी के बाद वांग जियुयंग ने फिर से कहा, अच्छा, बधाई हो, मैं 9 महीने में बच्चे को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। वांग जियुयंग को इस बात की जानकारी नहीं थी कि दिव्य जानवरों का गर्भधारण करने का समय बहुत लंबा होता है। 9 महीने। लैन यंगयिंग ने अपनी भौहें उठाईं। फिर उसने कहा, माँ, छोटे ऊझे जन्म देने में कम से कम 1000 साल लगेंगे। दिव्य पशु अलग होते हैं। हम मनुष्यों की तरह इतनी जल्दी जन्म नहीं दे सकते। क्या यह ऐसे ही चलता है? लेकिन 1000 साल, तब तक तो हम मर चुके होंगे। जब तक तुम स्पिरिट ग्रैंडमास्टर तक पहुंच जाओगी, तुम 1000 साल से अधिक आराम से जी सकोगी। दादी लैन ने उससे कहा, शायद इस दुनिया में, लेकिन अफसोस। वांग जियुइंग के चेहरे पर एक कड़वी मीठी मुस्कान उभरी। हालांकि इस साधना दुनिया में आत्मा ग्रैंडमास्टर्स 1000 साल तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन वे केवल एक खेल के अंदर हैं। वास्तविक दुनिया में साधना जैसी कोई चीज नहीं होती। आखिरकार वांग शियुयंग ने मन ही मन सोचा। कुछ घंटों बाद वे दिव्य वन के केबिन में पहुंचे। आगे बढ़ो और अपने घर का माहौल बनाओ, मैं चाय बनाती हूँ, दादी लैन ने उनसे कहा। उनके बैठने के बाद दादाजी लैन ने कहा, मैं अभी वापस आता हूँ। इसके बाद वह कहीं गायब हो गया। हितेश, बाहर जाने के बाद तुम क्या करोगे? लैन यंगयिंग ने उससे पूछा। ठीक है, मैं कुछ समय के लिए अपने संप्रदाय में वापस जा रहा हूँ। फिर मैं ड्रैगन मंदिर नामक इस स्थान में प्रवेश करने जा रहा हूँ। एक बार जब ये सब हो जाता है तो मैं संप्रदाय छोड़ने की योजना बनाता हूँ ताकि मैं स्वर्ग की सीढ़ी के माध्यम से चढ़ने का फैसला करने से पहले निचले स्वर्ग के बाकी हिस्सों का पता लगा सकूं। हितेश ने अपनी योजनाएं बताईं। बाकी निचले स्वर्ग, इसमें तो सालों लगेंगे हितेश, वांग शियुयंग ने उससे कहा। और उसने आगे कहा, निचले आकाश में 4 महाद्वीप हैं और जहां तक मुझे जानकारी है, इस दुनिया का एक महाद्वीप पृथ्वी के सभी महाद्वीपों के योग जितना बड़ा है। सचमुच? फिर मुझे लगता है कि मैं तब तक इधर उधर देखता रहूंगा जब तक मुझे ऊपरी स्वर्ग में जाने का मन न हो जाए। हितेश ने कहा, सीनियर नी का अनुसरण करके आत्मिक स्वर्ग तक जाने के बारे में क्या ख्याल है? आपने रहस्यमय पैगोडा खोला है, इसलिए आप स्वचालित रूप से उसके साथ चढ़ने के योग्य हैं। वांग जियुइंग ने फिर पूछा। नहीं, मैं अपने प्रयास से ही ऊपर चढ़ना चाहता हूँ, और निचले स्वर्ग में मुझे अभी भी कुछ काम करने हैं। हितेश ने कहा, यह बात तो सही है। वांग जियुइंग ने सिर हिलाया। कुछ देर बाद दादाजी लैन अपने हाथों में एक छोटा लकड़ी का बक्सा लेकर लौटे। वह बक्सा उनके सामने रखने से पहले एक खाली सीट पर बैठ गया। मैं चाहता हूं कि तुम इस बक्से के अंदर की चीज ले लो। ये हमारी ओर से, लैन परिवार की ओर से एक विदाई उपहार है। दादाजी लैन ने अपने चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, और उन्होंने आगे कहा, आप इसके लायक हैं। यह क्या है? हितेश पूछे बिना नहीं रह सका। इसे खोलो और स्वयं देखो, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। हितेश ने सिर हिलाया और बक्सा खोला। उसे आश्चर्य हुआ कि बक्से के अंदर 2 परिचित सी दिखने वाली वस्तुएं रखी थीं। वहां 2 क्रिस्टल थे, लाल क्रिस्टल। ये है डेमन को? हितेश ने चकित स्वर में पूछा। हाँ, उनमें से एक उस छोटे राक्षस का है जिसे तुमने सील कर दिया था लेकिन कभी खत्म नहीं कर पाए। तुम्हारे गायब होने के बाद हमने इसे तुम्हारे लिए खत्म कर दिया, दादाजी लैन ने समझाया। जहां तक दूसरे दानव कोर का सवाल है, ये दानव भगवान का है। रुको, क्या? हितेश की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। क्या दानव भगवान ने खुद को विस्फोट नहीं किया? उसका दानव कोर कैसे बच सकता था? हितेश ने पूछा। हालांकि इसे कोर डिटोनेशन कहा जा सकता है, लेकिन वास्तव में इसमें दानव को अपने दानव कोर को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। वास्तव में दानव के कोर का उनकी साधना से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि वे अपनी साधना को अपने शरीर के अंदर संग्रहित करते हैं। तो उनका खून, उनकी मांसपेशियां, उनकी हड्डियां, उनके शरीर की हर एक कोशिका, यह उनके लगभग अविनाशी शरीर का एक कारण है, क्योंकि उनके शरीर मुख्यतः आध्यात्मिक ऊर्जा से बने हैं। हितेश ने पूछा, यदि दानव कोर उनका डेंटियन नहीं है, तो फिर दानव कोर क्या है? और इसमें इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा क्यों है? दुर्भाग्यवश मेरे पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, क्योंकि मैं राक्षसों के बारे में ज्यादा नहीं जानता। दादाजी लैन ने अपना सिर हिलाया। मैं समझ गया, हितेश ने बुदबुदाया। वैसे भी हमें दानव भगवान का दानव कोर उस जगह पर मिला जहां उसने खुद को नष्ट किया था। हम इसे यंगयिंग को तब खिलाने वाले थे
जब वह वास्तव में गर्भवती होगी ताकि बच्चा आध्यात्मिक ऊर्जा से पोषित हो सके और मजबूत हो सके, लेकिन ये देखते हुए कि तुम अभी भी जीवित हो, हम इसे तुम्हें वापस देने जा रहे हैं। दादाजी लैन ने कहा। क्या तुम्हें यकीन है? हितेश ने पूछा। हाँ, लैन यंगयिंग ने सिर हिलाया। मैं समझ गया, धन्यवाद। हितेश ने दानव कोर को स्वीकार कर लिया और उन्हें अपने ड्रैगन स्थानिक रिंग में फेंक दिया। अब हमारे अगले विषय पर, दादाजी लैन ने कहा और उनका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। हितेश, लैन यंगयिन को अपने पीछे बाहर आने देने के बारे में तुम क्या सोचते हो? क्या, मिस लैन? हितेश की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। दादाजी, लैन यंगयिन भी उनके सुझाव से आश्चर्यचकित थी क्योंकि जब उन्होंने पहली बार इसका उल्लेख किया था तो उसे लगा था कि वह केवल मजाक कर रहे थे। एक पल की चुप्पी के बाद हितेश ने लैन यंगयिन की ओर देखा और उससे पूछा, मिस लैन, क्या आप मेरे पीछे आना चाहती हैं? मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता कि यह मनोरंजक होगा। लैन यंगयिन ने अपना मुंह खोला, लेकिन वह आगे नहीं बोली और वह अपने दादा दादी की ओर झिझक भरी नजर से देखने लगी, स्पष्ट रूप से उन्हें पीछे छोड़ने के लिए अनिच्छुक थी। अब तुम क्यों हिचकिचा रही हो, यंगयिन? हम बूढ़ों को भूल जाओ और बच्चों के साथ मौज मस्ती करो। तुम्हें इस जंगल से ज्यादा बाहरी छोटे उनिया में मजा आएगा, दादाजी लैन ने उससे कहा। इसके अलावा भविष्य में तुम उसके बच्चे को जन्म दोगी। बच्चे के लिए बेहतर होगा कि जन्म के समय पिता मौजूद रहे। क्या तुम्हें भी ऐसा नहीं लगता? दादी लैन ने कहा। मेरे कर्तव्य के बारे में क्या? लैन यंगयिंग ने पूछा। तुम्हें इसकी चिंता है, इसे हम पर छोड़ दो। हम भगवान की पट्टिका को साफ करना जारी रखेंगे, दादाजी लैन ने कहा। थोड़ी देर रुकने के बाद चेहरे पर मुस्कान लाते हुए उन्होंने कहा, वास्तव में आज से आपके पास एक नया भगवान है। रुको, क्या? लैन यंगयिंग ने बड़ी आंखों से उसकी ओर देखा। आगे बढ़ो और अपने नए भगवान के रूप में उस युवक की सेवा करो। वह ऐसे भी तुम किसी अनुबंध से बंधे नहीं हो। हमारे पूर्वजों ने ही भगवान का अनुसरण करने का फैसला किया था। हम तो बस एक पारिवारिक परंपरा के रूप में उनके कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, दादाजी लैन ने उससे कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। काफी देर की चुप्पी के बाद लैन यंगयिंग अपनी सीट से उठी और मेज के उस तरफ चली गई जहां हितेश बैठा था। मिस लैन, हितेश ने भौहें उठाकर उसकी ओर देखा। हितेश, लैन यंगयिंग ने अपना शरीर नीचे किया और घुटनों के बल बैठ गई। नहीं, कृपया मुझे आपको अपना भगवान कहने की अनुमति दें, लैन यंगयिंग ने कहा और उसने अपना सिर नीचे झुका लिया जब तक कि वह फर्श को चूम नहीं रहा था। मैं अपने भगवान के रूप में पकी सेवा करना चाहता हूँ, लैन यंगयिंग ने दोहराया क्योंकि हितेश ने एक पल के लिए जवाब नहीं दिया, ज्यादातर इसलिए क्योंकि वह अवाक था। क्या तुम्हें यकीन है? हितेश ने उससे पूछा। मैं सकारात्मक हूँ, लैन यंगयिंग ने चेहरे पर दृढ़ अभिव्यक्ति के साथ अपना सिर हिलाया। ठीक है, अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो मेरे पास मना करने का कोई कारण नहीं है, हितेश ने आसानी से सहमति दे दी। सच में, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? लैन यंगयिंग की आंखें उत्साह से चमक उठीं। मुझे इससे क्या ऐतराज होगा? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नापसंद करता हूँ, असल में मैं तुम्हें वाकई पसंद करता हूँ, हितेश ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। बहुत बढ़िया, चलो अब इसे एक अनुबंध के साथ आधिकारिक बनाते हैं, दादाजी लैन ने एक क्षण बाद कहा। तुम्हें बस मेरे थोड़े से खून की जरूरत है ना? हितेश ने उससे पूछा क्योंकि फैंग यूजियांग को इसी की जरूरत थी। लैन यंगयिंग ने सिर हिलाया। ठीक है, हितेश ने स्टारी एबिस को पुनः प्राप्त किया, अपनी उंगली पर घाव खोला और अंत में उसे लैन यिनैंग को दे दिया। लैन यंगयिंग ने खुशी से उसका हाथ स्वीकार कर लिया और अपना मुंह खोल दिया, और कुछ ही देर बाद उसकी उंगली अंदर डालकर उसका खून चूसने लगी। वांग जियोयंग ने पृष्ठभूमि से घबराहट में निगल लिया, उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया क्योंकि ये दृश्य किसी कारण से कामुक लग रहा था। दिव्य सर्प, लैन यंगयिंग ने आपके साथ एक सेवक अनुबंध शुरू किया है। मेरे प्रभु, यह अधीनस्थ हमेशा आपका अनुसरण करेगा और आपके प्रति अपनी वफादारी की शपथ लेता है, लैन यंगयिंग ने उससे कहा। मुझे बस हितेश कहो, मिस लैन, हितेश ने उससे कहा। मैं नहीं कर सकती, लैन यंगयिंग ने अपना सिर हिलाया। युवक, हम अपनी परंपरा को बहुत गंभीरता से लेते हैं, दादाजी लैन ने उससे कहा। अगर आप उसे आपक ओ भगवान कहकर संबोधित करने देंगे तो यह उसके लिए आसान हो जाएगा, दादी लैन ने भी कहा। हितेश ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, मुझे जो भी नाम पसंद हो उसे बुलाए, मिस लैन। युवक, तुम्हें उसे मिस लैन कहना बंद कर देना चाहिए, ऐसा करने से तुम उससे दूर लगते हो। बस उसे यंगयिंग कहो जैसे हम कहते हैं, दादाजी लैन ने फिर कहा। ठीक है यंगयिंग, मैं तुम्हें अपना नौकर स्वीकार करूंगा, हितेश ने कहा। डिंग, आपने दिव्य सर्प लैन यंगयिंग को अपना सेवक स्वीकार कर लिया है। नाम, लैन यंगयिंग। नौकर ग्रेड, प्राचीन। मास्टर, हितेश। साधना, 9वें स्तर का आत्मा गुरु। विरासत, कोई नहीं। रक्तरेखा, पवित्र सर्प रक्तरेखा।
काया, विश्वभक्षक काया। पवित्र अग्नि, रैंक प्राचीन। महारत स्तर 3। उच्चतर भावना, रैंक स्वर्ग। भक्षण, रैंक प्राचीन। असीमित वृद्धि, रैंक यंगयिंग एक प्राचीन श्रेणी की दिव्य जानवर है। ये फैंग से भी अधिक है, जो एक फीनिक्स है, और उसके पास बहुत सारे प्राचीन रैंक कौशल हैं। हितेश को अंदर से आश्चर्य हुआ जब उसने लैन यंगयिंग के आंकड़े देखे। और यह असीमित विकास कौशल क्या है? मैं इसकी रैंक नहीं देख सकता। ठीक फैंग की शापित रक्त रेखा की तरह। अनुबंध पूरा हो गया है, हितेश ने कुछ देर बाद उससे कहा। टीम में आपका स्वागत है। बाहर जाने के बाद मैं आपको बाकी लोगों से मिलवाऊंगा। ठीक है। लैन यंगयिंग ने चेहरे पर आनंदपूर्ण भाव के साथ सिर हिलाया। आह, वे इतनी जल्दी कैसे बड़े हो जाते हैं? दादी लैन ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। और उसने आगे कहा, चलो हम सब चाय पी लें इससे पहले कि वह ठंडी हो जाए। इस प्रकार वे मेज के चारों ओर बैठ गए और उसकी चाय पीने लगे। इस बीच रहस्य क्षेत्र के बाहर आकाश में एक घोषणा दिखाई दी। बधाई हो, खिलाड़ी हितेश प्राचीन ग्रेड सेवक प्राप्त करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है। इस घोषणा ने वर्तमान में ऑनलाइन मौजूद हर खिलाड़ी को चौंका दिया। वास्तव में इनमें से कई खिलाड़ी इस घोषणा के कारण पहली बार प्राचीन ग्रेड के अस्तित्व के बारे में जान रहे हैं। प्राचीन श्रेणी का सेवक मेइशू ने आकाश में हो रही भव्य घोषणा को आश्चर्यचकित भाव से देखा। क्या बात है मेइशू? फेंग यूशियांग ने उसे आकाश की ओर शून्य दृष्टि से देखते हुए पूछा। हितेश, उसने अभी एक और नौकर लिया है, मेइशू ने उससे कहा। क्या युवा मास्टर? क्या इसलिए मुझे अभी अभी अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई? फेंग यूशियांग ने चौंकते हुए कहा। इस बार यह किस तरह का जादुई जानवर है? उसने फिर पूछा। मेइशू ने अपना सिर हिलाया और कहा, जब वह रहस्य क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा तब हम इसका पता लगा लेंगे। रहस्यमय क्षेत्र के अंदर हितेश और अन्य लोगों ने शांतिपूर्वक चाय की चुस्कियां लेते हुए और सामान्य रूप से इधर उधर की बातें करते हुए 1 घंटा बिताया। चाय खत्म करने के बाद हितेश और अन्य लोग रहस्य क्षेत्र छोड़ने के लिए तैयार हो गए। सुरक्षित रहो यंगयिंग, जवान आदमी और जवान लड़की, दादाजी लैन ने उनसे कहा। यदि आप कभी हमसे मिलने आने का निर्णय ले तो हम यहाँ आएंगे। दादी लैन ने कहा, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए धन्यवाद, हितेश ने उनके सामने झुककर कहा। दादाजी दादी, मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। मैं यहाँ बिताए समय को कभी नहीं भूलूंगी। लैन यंगयिंग ने भी अपना सिर नीचे कर लिया। दादाजी लैन मुस्कुराए और बोले, आप हमें हमारे परपोते पोतियों को दिखाकर धन्यवाद दे सकते हैं। लैन यंगयिंग ने सिर हिलाया। मैं वादा करती हूँ। अंतिम अलविदा कहने के बाद हितेश और अन्य लोग रहस्यमय क्षेत्र से बाहर निकलते हुए उसके द्वारा बनाए गए टेलीपोर्ट में प्रवेश कर गए। पोर्टल में प्रवेश करने के बाद हितेश, वांग जियुइंग और लैन यंगयिंग रहस्यवादी क्षेत्र के बाहर प्रकट हुए। तो यह बाहरी दुनिया है, लैन यंगयिंग ने घबराई हुई आवाज में कहा जब वह उजाड़ क्षेत्र और बाहर इकट्ठे हुए लोगों को देख रही थी। इस बीच हितेश और वांग जियुइंग को सूचनाओं की बौछार हो गई। आपने रहस्यवादी क्षेत्र से भारी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त की है। आपके पास सफलता के लिए पर्याप्त क्यूई है। आप दूसरे स्तर के स्पिरिट मास्टर तक पहुंच चुके हैं। जोड़ 11,000 आंकड़े। आप तीसरे स्तर के स्पिरिट मास्टर तक पहुंच चुके हैं। जोड़ 12,000 आंकड़े। आप चौथे स्तर के स्पिरिट मास्टर तक पहुंच चुके हैं। जोड़ 13,000 आंकड़े। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आप 9वें स्तर के स्पिरिट मास्टर तक पहुंच चुके हैं। जोड़ 18,000 आंकड़े। हितेश की साधना रहस्यवादी क्षेत्र छोड़ने के बाद आत्मा गुरु के शिखर पर रुक गई, जबकि वांग जियुइंग की साधना 5वें स्तर के आत्मा योद्धा में प्रवेश कर गई। जहां तक लैन यंगयिंग की बात है तो उसकी साधना का आधार वही रहा। भाई हितेश, युवा मास्टर, रहस्यमय क्षेत्र से बाहर निकलने के कुछ ही देर बाद 2 आकृतियां उनकी दिशा में उड़ती हुई देखी जा सकती थी। जियो हुआ, फैंग, काफी समय हो गया है। हितेश ने उनका अभिवादन किया। युवा स्वामी, क्या ये सच है कि आपने एक नौकर को स्वीकार कर लिया है? फेंग यूशियांग ने तुरंत उससे पूछा और वह उसके बगल में खड़ी सुंदरता को देखने लगी। आप एक दिव्य जानवर हैं। फेंग यूशियांग तुरंत बता सकता था क्योंकि दिव्य जानवरों की एक विशिष्ट आभा और गंध होती है जिसे अन्य दिव्य जानवर आसानी से पहचान सकते हैं। मैं हूँ। लैन यंगयिंग ने शांति से सिर हिलाया। क्या आप ठीक हैं, भाई हितेश? जियो हुआ ने अपने शुरुआती आश्चर्य के बाद उससे पूछा क्योंकि हितेश का साधना आधार अचानक आत्मा गुरु के शिखर तक पहुंच गया था। हाँ, मैं ठीक हूँ, हितेश ने सिर हिलाया। कुछ समय बाद सीनियरनी उनके पास आए और कहा, आपके पुनर्मिलन में बाधा डालने के लिए क्षमा करें, लेकिन मैं परिणाम घोषित करना चाहता हूँ। कृपया इस बीच अपने संप्रदाय में वापस चले जाएं। और युवक, मैं बाद में आपसे बात करना चाहता हूँ। ठीक है, हितेश ने सिर हिलाया।
मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, वांग जियुइंग, हितेश ने संप्रदाय में वापस जाने से पहले उससे कहा। बाद में मिलते हैं, आपके साथ खेलना मजेदार था। जैसे ही हितेश ड्रैगन एसेंस मंदिर की ओर वापस गया, वहां मौजूद सभी लोग गंभीर भाव से उसे देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे सभी गहरे विचारों में डूबे हुए थे। आपका स्वागत है, शिष्य हितेश, लॉन्ग यीजुन ने उसके लौटने के बाद उससे कहा। मैं परिणाम देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, एल्डर शान ने हंसते हुए कहा। जब सभी अपने अपने संप्रदाय में वापस आ गए तो सीनियर नी उनके ऊपर मंडराए और कहा, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वर्ष का रहस्यवादी क्षेत्र पूरी तरह से अप्रत्याशित था और ऐसी अस्पष्ट घटनाओं से भरा था जो पहले कभी नहीं हुई थी। दूसरे शब्दों में, यह एक अभूतपूर्व अनुभव था। हालांकि साधना जगत की प्रकृति ऐसी ही है, इसलिए मैं प्रतिभागियों द्वारा अंदर रहने के दौरान अर्जित अंकों के आधार पर संप्रदायों को क्रम देना जारी रखूंगा, भले ही यह अवधि कम ही क्यों न हो। इसके बाद सीनियर नी ने मिस्टिक रियल्म की ओर देखा और कुछ अजीब हाथ के संकेत करने लगे। प्रकट करो, वह चिल्लाया। कुछ ही क्षण बाद संप्रदाय के नामों और संख्याओं की एक सूची रहस्य क्षेत्र के सामने सबके देखने के लिए प्रकट हो गई। रैंक 1, ड्रैगन एसेंस मंदिर 9,999,999 अंक। रैंक 2, मेडिसिन वैली 5032 अंक। रैंक 3, हेवन एंड अर्थ पैलेस 1512 अंक। रैंक 4, एजियोर फीनिक्स सेक्ट 641 अंक। रैंक 5, हेवनली मेलोडी अकादमी 357 अंक। रैंक 6, ग्रैंड स्वॉर्ड माउंटेन 240 अंक। रैंक 7, थरी पॉइजन मैनर 101 अंक। रैंक 8, फॉलन सेबर सेक्ट 88 अंक। रैंक 9, जियानेक्सिया अकादमी 72 अंक। रैंक 10, पिंक गार्डन पैराडाइज 69 अंक। ये कैसा परिणाम है? इस अप्रत्याशित परिणाम को देखकर वहां के संप्रदाय गुरुओं ने आश्चर्य व्यक्त किया। आखिर कैसे ड्रैगन एसेंस मंदिर ने 10 मिलियन अंक अर्जित कर लिए, जबकि अन्य 5 अंक भी नहीं छू पाए? और मेडिसिन वैली ने स्वर्ग और पृथ्वी पैलेस को हराकर दूसरा स्थान कैसे प्राप्त किया, जो अब तीसरे स्थान पर पहुंच गया है? इसके अलावा शीर्ष 10 में ऐसे संप्रदाय भी थे जो पहले शीर्ष 50 में भी नहीं थे। इस वर्ष का रहस्यवादी क्षेत्र क्या गड़बड़ है? वहां के संप्रदाय गुरुओं ने उन परिणामों पर अपना सिर हिलाया जिन्हें पचाना मुश्किल था। बेशक वहां के कई संप्रदाय गुरु इस परिणाम को स्वीकार करने में असमर्थ थे। वरिष्ठ नी, परिणामों में स्पष्ट रूप से कुछ गड़बड़ है। ड्रैगन एसेंस मंदिर को देखो, वे इतने कम समय में 10 मिलियन अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इतिहास में दर्ज उच्चतम अंक केवल 10,000 अंक थे। उनके अंक 1000 गुना अधिक हैं, जो स्पष्ट रूप से असंभव है। सीनियर नी ने संकुचित आंखों से स्कोरबोर्ड को देखा। वास्तव में परिणाम उसके लिए भी थोड़े हास्यास्पद लग रहे थे। हालांकि अगर शिष्य, यह हितेश ही वह व्यक्ति था जिसने रहस्यमय पैगोडा खोला था जिसे हमेशा से नहीं खोला गया था, तो ये समझ में आता है कि वे इतने सारे अंक कैसे प्राप्त करने में कामयाब रहे। जहां तक मेडिसिन वैली का प्रश्न है, उनका शिष्य हितेश का अनुसरण कर रहा था, जो अकेले होने के बावजूद उसके असामान्य रूप से उच्च अंक प्राप्त करने का कारण हो सकता है। आप लोग क्या सोचते हैं? सीनियर नी ने क्रिस्टल बॉलर्स के पीछे खड़े लोगों से पूछा। परिणामों की परवाह किसे है? वैसे भी इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आगे बढ़ो ताकि हम उस प्रतिभा को आत्मिक स्वर्ग में ले जा सकें। मैं सहमत हूं, परिणाम अंतिम है, इस समय हम कुछ नहीं कर सकते। सभी बुजुर्ग सहमत हो गए। सीनियर नी ने सिर हिलाया और जमीन पर मौजूद लोगों से कहा, परिणाम अंतिम है। यदि आपको परिणाम पसंद नहीं है तो आप इसे अगली बार ठीक कर सकते हैं। फैसला सुनने के बाद संप्रदाय के गुरुओं का दिल बैठ गया, विशेषकर उन संप्रदायों का जो पहले शीर्ष 10 में थे लेकिन इस वर्ष शीर्ष 50 में भी नहीं आ सके क्योंकि किसी ने उनके शिष्यों को कोई अंक अर्जित करने से पहले ही मार डाला था। जहां तक उन संप्रदायों का प्रश्न है जो पहले शीर्ष 100 में थे लेकिन अब शीर्ष 10 में हैं, वे परिणामों से स्पष्ट रूप से बहुत खुश हैं। हालांकि वहां उपस्थित सभी लोगों में से लॉन्ग यीजुन और ड्रैगन एसेंस टेम्पल से अधिक कोई भी खुश नहीं था, क्योंकि परिणाम प्रथम स्थान पर पहुंचकर उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक था। हा, हमने कर दिखाया, आपने कर दिखाया, शिष्य हितेश। ड्रैगन एसेंस मंदिर इतने लंबे समय के बाद फिर से प्रथम स्थान पर लौट आया है। हा, लॉन्ग यीजुन अब अपना उत्साह नहीं रोक सका और जोर से हंस पड़ा। कुछ समय बाद जब लॉन्ग यीजुन शांत हो गया तो सीनियर नी ने वहां मौजूद सभी लोगों से कहा, रहस्यमय क्षेत्र आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया है। अब मैं 3 लोगों को चुनूंगा जो मेरे साथ आत्मा स्वर्ग में आएंगे। संप्रदाय के गुरु और शिष्य घबराकर निकल गए। कुछ देर बाद सीनियर नी अपने चारों ओर तैरती क्रिस्टल गेंदों के साथ सबसे पहले ड्रैगन एसेंस मंदिर के पास पहुंचे। नमस्कार वरिष्ठ नी। लॉन्ग यीजुन और अन्य संप्रदाय के बुजुर्गों ने उन्हें सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। सीनियर नी ने सिर हिलाया और कहा, सबसे पहले मुझे मिस टिक दायरे में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए ड्रैगन एसेंस मंदिर को बधाई देने की अनुमति दें। धन्यवाद सीनियर नी। हालांकि ये सब हमारे शिष्यों, खासकर शिष्य हितेश, हमारे सबसे हालिया और प्रतिभाशाली शिष्य
श के प्रयासों के कारण है। लॉन्ग ये जुन ने कहा, हाँ, मैं देख सकता हूँ। सीनियर नी ने हितेश की ओर देखा और अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ आगे कहा, क्या तुम मेरे साथ आत्मा स्वर्ग में आना चाहोगे, युवा? तुम्हें 7 आत्मा अकादमियों में से किसी एक को चुनने की क्षमता मिलेगी, जिसमें तुम शामिल होना चाहोगे। इसके अलावा, हम तुम्हें लगभग असीमित संसाधन देकर तुम्हारे साधना पथ का पूरा समर्थन करेंगे और हम ये भी गारंटी दे सकते हैं कि आत्मा स्वर्ग तुम्हारा अंतिम पड़ाव नहीं होगा। आत्मा राजा, नहीं, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि जब तक तुम मेरा अनुसरण करोगे तुम भविष्य में आत्मा सम्राट को प्राप्त करने में सक्षम होगे। अन्य प्रतिभागियों ने देखा कि सीनियर नी ने ईर्ष्या से हितेश के लिए अपना हाथ बढ़ाया। हालांकि सबको आश्चर्यचकित करते हुए हितेश ने अपना सिर हिलाया और कहा, वरिष्ठ नी, आपके प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे आपके साथ आत्मा स्वर्ग जाने के आपके प्रस्ताव को अस्वीकार करना होगा। क्या? सीनियर नी ने चकित भाव से अपनी आंखें झपकाईं, ऐसा लग रहा था जैसे वह अविश्वास में था। निश्चित रूप से उसे सिर्फ मना नहीं किया गया होगा, है ना? लॉन्ग यीजुन और अन्य लोग भी सदमे में आ गए। आप कैसे मना कर सकते हैं? क्या आपको पता है कि कितने लोग अब आपकी जगह पर होना चाहते हैं? क्रिस्टल बॉल में से एक ने कहा, यह सही है, आप जीवन में एक बार मिलने वाले इस अवसर को अस्वीकार नहीं कर सकते। यदि आप अभी आत्मा स्वर्ग में नहीं आते हैं तो कौन जानता है कि आपको दूसरा मौका कब मिलेगा। कुछ समय बाद सीनियर नी ने उनसे पूछा, क्या मैं आपसे आपके निर्णय का कारण पूछ सकता हूं? हितेश ने शांत भाव से सिर हिलाया और कहा, मुझे अभी भी निचले स्वर्ग में बहुत से काम करने हैं, इसलिए मैं अभी नहीं जा सकता। इसके अलावा मैं अपनी ताकत से आत्मिक स्वर्ग तक चढ़ना चाहता हूं। आखिरकार मैं स्वर्ग की सीढ़ी को चुनौती देने जा रहा हूं। स्वर्ग की सीढ़ियां, भले ही आप स्वर्ग को चुनौती देने वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि आप सीढ़ियां चढ़ ही जाएंगे। क्रिस्टल बॉल में से एक ने कहा, वास्तव में अनगिनत शीर्ष प्रतिभाशाली लोग असफल हो गए हैं, जबकि कम प्रतिभाशाली लोग सफल हुए हैं। ये वास्तव में यादृच्छिक है। हालांकि अगर हम आपको अपने साथ लाते हैं तो ये गारंटी है कि आप आगे बढ़ेंगे। सीनियर नी ने तब कहा, युवक, तुम्हें निर्णय लेने में जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। मैं 1 और सप्ताह तक निचले स्वर्ग में रह सकता हूं, इसलिए तुम्हारे पास निर्णय लेने के लिए पूरा समय है। हालांकि हितेश ने अपना सिर हिलाया और जोर देकर कहा, आपको मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही निर्णय ले लिया है। मैं आत्मा स्वर्ग में नहीं जाऊंगा, न अभी और न ही 1 सप्ताह में। हम सीनियर नी के चेहरे पर एक उलझन भरा भाव उभर आया। वह हितेश को अपने साथ आत्मिक स्वर्ग में ले जाना चाहता था, लेकिन वह उसे मजबूर नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि अगर वह हितेश को अपने साथ आत्मा स्वर्ग में खींचना चाहता तो भी वह इतनी बेशर्मी से काम नहीं करता, भले ही यह उसका आखिरी काम हो। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अगर तुम मेरे साथ नहीं आना चाहते तो मेरे पास किसी और को खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। इस निर्णय पर पछतावा मत करो, नौजवान। सीनियर नी ने अब हितेश पर ध्यान नहीं दिया और उड़ गया। क्या तुम उसे इतनी आसानी से भागने दोगे? अगर तुम्हें पकड़ना है तो उसे पकड़ लो। क्रिस्टल बॉल में से एक ने कहा, यदि आप उसे जबरदस्ती ले जाना चाहते हैं तो किसी भी तरह से अपने गधे को यहाँ नीचे ले आओ और इसे स्वयं आजमाओ। वरिष्ठ नी ने ठंडी सांस ली। इस बीच अन्य प्रतिभागी हितेश को ऐसे घूर रहे थे जैसे वे किसी मूर्ख को देख रहे हों। ऐसा कौन सा मूर्ख होगा जो इस तरह के अवसर को अस्वीकार कर देगा? क्या उसे अपने साधना करियर की परवाह नहीं है? वह तो वाकई बहुत प्रतिभाशाली है। प्रतिभा की कितनी बर्बादी है। धिक्कार है मुझे। क्रिस्टल बॉलर से एक स्त्री की आवाज गूंजी जो एक सुंदर स्वर में गालियां दे रही थी। क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? लॉन्ग यीजुन ने बाद में उससे पूछा। मुझे यकीन है, हितेश ने बिना किसी अफसोस के सिर हिला दिया। ड्रैगन एसेंस मंदिर छोड़ने के बाद सीनियर नी स्वर्ग और पृथ्वी महल में चले गए। नमस्कार वरिष्ठ नी। संप्रदाय गुरु और शिष्यों ने उन्हें आदरपूर्वक अभिवादन किया। सीनियर नी ने समूह में एक व्यक्ति की ओर देखने से पहले सिर हिलाया। तुम्हारा नाम क्या है? सीनियर नी ने उससे पूछा। बिजली सम्राट, सुंदर युवक ने चेहरे पर मुस्कान के साथ उत्तर दिया। बिजली सम्राट। सीनियर नी ने अपनी भौहें उठाई, ये सोचते हुए कि किस तरह के माता पिता अपने बच्चे को ऐसा हास्यास्पद नाम देंगे। लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और सिर हिलाया। ठीक है। क्या तुम मेरे साथ आत्मा स्वर्ग में आना चाहोगे? मैंने रहस्यवादी क्षेत्र में तुम्हारी प्रतिभा देखी है और वे निश्चित रूप से उल्लेखनीय हैं। मैं तैयार हूँ, बिजली सम्राट ने तुरंत जवाब दिया। अच्छा। सीनियर नी ने दूसरे स्थान पर उड़ान भरने से पहले अपना सिर हिलाया। बधाई हो जूनियर प्रशिक्षु भाई लाइटनिंग सम्राट, आपकी उन्नति पर। जब आप आत्मिक स्वर्ग में जाएं तो हमें मत भूलना। अन्य शिष्यों ने तुरंत उसे बधाई दी। आप सभी का धन्यवाद। बिजली सम्राट ने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ उन्हें प्रणाम किया। कुछ क्षण बाद सीनियर नी ने एक अन्य प्रतिभागी से आत्मिक स्वर्ग तक उनके पीछे चलने को कहा और किसी को आश्चर्य नहीं हुआ।
उस प्रतिभागी ने तुरंत स्वीकार कर लिया, जो ऐसी स्थिति में सामान्य प्रतिक्रिया होनी चाहिए। अब तीसरे व्यक्ति के लिए सीनियर नी ने अपनी गहरी निगाहों से भीड़ को तब तक आकर्षित किया जब तक कि उनकी नज़र एक सुंदर युवती पर नहीं पड़ी। फिर वह उसके पास गया और उससे पूछा, क्या तुम मेरे साथ आत्मिक स्वर्ग में चलना चाहती हो? हाँ, क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? वांग जियोयंग ने खुद की ओर इशारा किया जब उसने देखा कि सीनियर नी सीधे उसकी ओर देख रहे थे। हाँ, आप। सीनियर नी ने सिर हिलाकर पुष्टि की। क्या तुम मेरे पीछे आत्मा स्वर्ग तक जाना चाहते हो? सीनियर नी ने वांग जियोयंग से फिर पूछा। वांग जियोयंग अवाक रह गई क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि उसे यह मौका मिलेगा। फिर वह दूर से हितेश की ओर देखने लगी। मैं यहाँ रुककर तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ, लेकिन मुझे इससे भी अधिक महत्वपूर्ण काम करना है, उसने मन ही मन कहा। वांग जियोइंग सीनियर नी के पास लौट आया और उससे पूछा, अगर मैं आत्मा स्वर्ग में जाता हूँ तो मुझे शामिल होने के लिए एक संप्रदाय चुनने का मौका मिलेगा, है ना? ये सही है। आप 7 स्पिरिट अकादमियों में से किसी में भी शामिल हो सकते हैं, उन्होंने पुष्टि की। तो फिर इन 7 स्पिरिट अकादमियों में से क्या कोई ऐसी है जो चिकित्सा पर ध्यान केंद्रित करती है? सीनियर नी ने सिर हिलाया और कहा, ऐसा लगता है कि आपको एक नया शिष्य मिलेगा, एल्डम्यू। फिर क्रिस्टल बॉल में से एक बोला, मेरी स्पिरिट हीलिंग अकादमी स्पिरिट हेवन में शीर्ष चिकित्सा संप्रदाय है जिसमें 10,000 से ज्यादा कीमिया प्रशिक्षु और 1,000 कीमिया मास्टर हैं। अगर आप मेरे संप्रदाय में शामिल होना चाहते हैं तो आपको चिकित्सा के क्षेत्र में कुशल और भावुक होना होगा। मैं शामिल होना चाहता हूँ, वांग जियोयंग ने तुरंत कहा। अच्छा, लेकिन तुम्हें एक और बात पता होनी चाहिए। हालांकि तुम्हें हमारे संप्रदाय में शामिल होने का अधिकार दिया गया है, लेकिन तुम्हें अभी भी अर्हता प्राप्त करनी है, क्योंकि हमारा संप्रदाय थोड़ा विशेष है। इसलिए तुम्हें अभी भी हमारी शिष्य परीक्षा देनी होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, वांग जियोयंग ने तुरंत जवाब दिया। तो फिर ये तय हो गया। जब तुम यहाँ आओगे तो मैं तुमसे मिलूंगा। जब सीनियर नी ने 3 लोगों को चुन लिया जो उनके साथ आत्मा स्वर्ग तक जाएंगे, तो उन्होंने उनसे कहा, चुने गए सभी लोगों को बधाई। मैं आप सभी को अपने प्रस्थान की तैयारी के लिए 7 दिन का समय दूंगा। इसके तुरंत बाद सीनियर नी ने वहां मौजूद सभी लोगों को बाहर निकाल दिया। हालांकि जैसे ही संप्रदायों ने छोड़ना शुरू किया, रहस्य क्षेत्र में एक और घटना घटी। लोगों को द्वारों से बाहर आते देखा जा सकता था। क्या बात है? कौन है वे लोग? वहां के संप्रदाय इस बात से हैरान थे, साथ ही सीनियर नी और आत्मिक स्वर्ग के अन्य लोग भी हैरान थे। ये लोग स्पष्ट रूप से भागीदार नहीं थे, इसलिए वे केवल रहस्यवादी क्षेत्र के मूल निवासी ही हो सकते हैं। हाँ, ये सच है। ये वास्तव में सच है। हम अंततः रहस्यवादी क्षेत्र छोड़ सकते हैं। रहस्यवादी क्षेत्र के नए मास्टर को धन्यवाद, भगवान का धन्यवाद। रहस्यवादी क्षेत्र से बाहर आए लोग तुरंत अपनी स्वतंत्रता पर आनंदित होने लगे। ये देखकर सीनियर नी इन रहस्यमय क्षेत्र के मूल निवासियों के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि क्या हो रहा है। आप लोग रहस्यवादी क्षेत्र से कैसे निकले? सीनियर नी ने उनसे पूछा। कैसे? रहस्यवादी क्षेत्र को एक नया स्वामी मिल गया है और इस व्यक्ति ने हमें आज़ादी देने का फैसला किया है। अब कोई भी रहस्यवादी क्षेत्र छोड़ सकता है, मूल निवासियों ने उसे समझाया। हे भगवान, सीनियर नी ने चकित स्वर में बुदबुदाया। आखिर रहस्यवादी क्षेत्र का यह नया स्वामी कौन है और वह ऐसा परिवर्तन क्यों करेगा जिसका प्रभाव दुनिया पर पड़ सकता है? वास्तव में मैं एक व्यक्ति के बारे में सोच सकता हूँ। सीनियर नी ने हितेश को याद किया, जो किसी तरह रहस्यमय पैगोडा को खोलने में कामयाब हो गया था, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था कि वह रहस्यमय क्षेत्र का नया मास्टर था। सीनियर नी के सभी प्रश्नों का उत्तर देने के बाद मिस्टिक रियल्म के मूल निवासी वहां से चले गए और निचले स्वर्ग में बिखर गए। कुछ समय बाद लॉन्ग येजुन ने दूसरों से कहा, हम अब ड्रैगन एसेंस मंदिर लौटने जा रहे हैं। हितेश ने तुरंत कहा, कृपया एक क्षण रुकें। मैं अपनी मित्र के जाने से पहले उससे आखिरी बार बात करना चाहता हूँ। लॉन्ग येजुन ने सिर हिलाया। इसके बाद हितेश वांग शियोयंग के पास गया और उससे कहा, आरोहण के लिए बधाई। हे, ये सब तुम्हारा धन्यवाद है, हितेश। वांग जियोयंग ने चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान के साथ कहा। दुर्भाग्य से इसका मतलब है कि हम कुछ समय के लिए एक साथ नहीं खेल सकते हैं, लेकिन मैं भविष्य में निश्चित रूप से आत्मा स्वर्ग जाऊंगा, इसलिए चलो फिर से खेलते हैं, हितेश ने अपने हाथ बढ़ाते हुए उससे कहा। वांग जियोयंग ने अपना हाथ हिलाया और सिर हिलाया। हाँ, मैं तुम्हें आत्मा स्वर्ग में देखूंगा। कुछ समय बाद वांग जियोयंग अपने संप्रदाय के साथ वहां से चली गई और हितेश अन्य लोगों के पास लौट आया। चलो अब संप्रदाय में वापस लौटते हैं, लॉन्ग येजुन ने कहा, और बाकी लोगों ने अपने उड़ते हुए खजाने बाहर निकाले। हमारे यहाँ वास्तव में सभी के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, एल्डर जुवान ने कहा। चलो बाद में बात करते हैं, युवा मास्टर। फैंग युक्सियांग ने एक छोटी सी ज्वाला की गेंद में बदलने और उसके शरीर के अंदर जाने से पहले उससे कहा। कुछ ही देर बाद जिया हुआ ने भी अपना हार पहन लिया।
फिर बाकी लोगों ने लैन यंगयिन की ओर देखा और सोचा कि क्या वह भी कुछ ऐसा ही करेगी। क्या तुम भी मेरे शरीर में प्रवेश करना चाहती हो? हितेश ने उससे पूछा, ये सोचकर कि उसमें भी यह क्षमता है। हालांकि लैन यंगयिन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता कि यह कैसे करना है। ये सबसे अच्छा है जो मैं कर सकती हूँ। फिर वह सर्प रूप में परिवर्तित हो गई। यद्यपि यह उसके सामान्य रूप से भिन्न था। अपने विशाल राक्षस रूप के विपरीत लैन यंगयिन ने हितेश की कलाई के चारों ओर खुद को लपेटने से पहले एक छोटे और पतले सांप में तब्दील हो गई थी, जो एक प्रकार के कंगन में बदल गई थी। वाह! एल्डर शान ने चकित स्वर में कहा, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। क्या हम सब जाने के लिए तैयार हैं? लॉन्ग यीजुन ने कुछ देर बाद उनसे पूछा। हाँ, एक बार जब सभी लोग उड़ते हुए खजाने पर सवार हो गए तो वे आकाश में उड़ गए और ड्रैगन एसेंस मंदिर में वापस आ गए। कुछ घंटों बाद वे संप्रदाय पर पहुंचे। तुम तीनों अब आराम करने के लिए अपने रहने के कमरे में वापस जा सकते हो। हम 3 दिन में फिर से तुमसे संपर्क करेंगे। लॉन्ग यीजुन ने शिष्यों से कहा। हाँ, संप्रदाय गुरु। उन्होंने सिर हिलाया। रहस्यमय क्षेत्र में आप सभी का काम अच्छा है। एल्डर जुबान ने कहा। हाँ, सचमुच बहुत बढ़िया काम है। शिष्य हितेश, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। दरवाजे पर पहुंचते ही लॉन्ग यीजुन ने उसे रोक दिया और उन्होंने कहा, ड्रैगन मंदिर अब से 1 सप्ताह में खुल जाएगा। मैं समझ गया, धन्यवाद संप्रदाय गुरु। हितेश ने मेशियो के साथ अपने रहने के क्वार्टर में लौटने से पहले उससे कहा। शिष्यों के चले जाने के बाद लॉन्ग यीजुन थका हुआ होकर अपनी सीट पर बैठ गया। ये कैसा अनुभव रहा? उन्होंने आह भरते हुए कहा। न केवल मिस्टिक रियल्म अनुमान से पहले खत्म हो गया, बल्कि बाकी सब भी गड़बड़ है। खबर फैलते ही हमारे पास बहुत सारा काम होगा। एल्डर शान ने एक कड़वी मीठी मुस्कान के साथ कहा। और उसने आगे कहा, कम से कम हमें प्रथम स्थान तो मिला। लॉन्ग यीजुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, क्या आपको सच में लगता है कि लोग नतीजों को स्वीकार करेंगे? भले ही वे हमारे सामने ऐसा न कहें, लेकिन ऐसे छोटे ऊपर से लोग होंगे जो सोचेंगे कि हम इस रैंक के लायक नहीं हैं, खासकर जब नतीजे इतने संदिग्ध हों। ये सच है। 10 मिलियन अंक। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं भी इस पर सवाल उठाता। एल्डर शान ने सहमति जताई। इस समय हम क्या कर सकते हैं? फिर उसने पूछा। हम केवल दुनिया को ये साबित कर सकते हैं कि हम इस पद के योग्य हैं। लॉन्ग यीजुन ने अपने चेहरे पर गरिमापूर्ण भाव के साथ कहा। हम ऐसा कैसे करेंगे? एल्डर शान ने पूछा। सबसे पहले हम ड्रैगन एसेंस मंदिर में शामिल होने के लिए आवश्यक शर्तें बढ़ाने जा रहे हैं। हालांकि हमने हाल ही में एक शिष्य परीक्षा आयोजित की थी, लेकिन हम एक और परीक्षा तब आयोजित करेंगे जब गर्मी अभी भी अपने चरम पर होगी। इसके अलावा, जबकि कुछ लोग हमसे सवाल करेंगे, वहीं बहुत से लोग हमारी प्रशंसा भी करेंगे। लॉन्ग यीजुन ने कहा। वहां मौजूद बुजुर्गों ने अपने चेहरे पर गंभीरता के भाव के साथ सिर छोटी हिलाया। आज से ड्रैगन एसेंस मंदिर पहले जैसा नहीं रहेगा। एक बार जब वे तैयार हो गए तो लॉन्ग यीजुन और अन्य उच्च श्रेणी के संप्रदाय के बुजुर्गों ने सभी शिष्यों को ड्रैगन एसेंस मंदिर में एक स्थान पर इकट्ठा किया। बेशक हितेश और अन्य 2 रहस्यवादी क्षेत्र प्रतिभागियों को इस सभा से छूट दी गई थी। 1 घंटे बाद संप्रदाय के सभी उपलब्ध शिष्य, चाहे वे व्यस्त हो या नहीं, संप्रदाय के सबसे विशाल क्षेत्रों में से एक शिखर पर एकत्रित हुए। 30,000 से अधिक शिष्य उस स्थान पर एकत्रित हुए थे, जिनमें से अधिकांश बाहरी प्रांगण के शिष्य थे और वे मंच से सबसे दूर खड़े थे, जहां लॉन्ग यीजुन और अन्य बुजुर्ग खड़े थे, जबकि आंतरिक प्रांगण और मुख्य शिष्यों को आगे की ओर सबसे अच्छी सीटें मिली। अपना गला साफ करने के बाद लॉन्ग यीजुन ने ऊंची और स्पष्ट आवाज में कहा, आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी जल्दी संप्रदाय में क्यों लौट आया और मैंने आज आप सभी को यहाँ क्यों इकट्ठा किया। रहस्यमय क्षेत्र अनुमान से पहले ही समाप्त हो गया था, यह एक अभूतपूर्व घटना थी। दूसरा, मैं यहाँ मिस्टिक रियल्म के परिणामों की घोषणा करने आया हूँ। और मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमारा ड्रैगन एसेंस मंदिर इतने वर्षों के बाद अंततः पुनः प्रथम स्थान प्राप्त करने में सफल रहा है। पहले स्थान पर जोरदार तरीके से हाँ कहना। वह उपस्थित हजारों शिष्य तुरंत उत्साह से जयकार करने लगे। और जश्न मनाने के लिए हम अगले 10 वर्षों के लिए हर एक शिष्य को अतिरिक्त भत्ते देंगे। लॉन्ग यीजुन ने घोषणा की, जिससे उत्साह आसमान छूने लगा। आखिरकार अधिक भत्ते का मतलब है अधिक संसाधन, और अधिक संसाधनों का मतलब है कि वे थोड़ी तेजी से खेती कर सकेंगे। 3 दिनों में मैं उन 3 शिष्यों का परिचय दूंगा जिन्होंने हमें यह उपलब्धि हासिल करने में मदद की। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप तब तक तैयार रहें। एक छोटा सा भाषण देने के बाद लॉन्ग यीजुन ने मंच संप्रदाय के बुजुर्गों को सौंप दिया और अन्य चीजों की तैयारी करने के लिए दृश्य से गायब हो गए। इस बीच हितेश के रहने वाले क्वार्टर के अंदर हितेश ने दूसरों से कहा, आप लोग अब बाहर आ सकते हैं। 1 सेकंड बाद फैंग युक्सियांग उसके सीने से बाहर आ गई और जियो हुआ उसके हार से बाहर आ गई। अंत में लैन यंगयिंग ने को हितेश की कलाई से अलग किया और वापस एक इंसान में बदल गई।
जब सभी लोग उपस्थित हो गए तो हितेश ने कहा, आइए अब हम एक दूसरे का परिचय कराएं। मैं पहले जाऊंगी, फेंग युक्सियांग ने कहा, और उसने आगे कहा, मेरा नाम फेंग युक्सियांग है। मैं गोल्डन फीनिक्स बाजार में एक स्टोर मालिक के रूप में काम करती थी, और अब मैं हितेश मास्टर के लिए एक गौरवशाली सेवक हूँ। ओह, मैं भी एक दिव्य जानवर हूँ, एक फीनिक्स। एक फीनिक्स। लैन यंगयिंग ने अपनी भौहें उठाईं। ये पहली बार है जब वह अपने दादा और पिता के अलावा किसी अन्य दिव्य जानवर से मिली है। मीक्सियू आगे गया, मुझे मेक्शु कहा जाता है और मैं हितेश की देखभाल करन ए वाली की तरह हूँ। हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। जियो हुआ ने संक्षिप्त परिचय दिया। आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम लैन यंगयिंग है और मैं मिस्टिक रियल्म की निवासी हूँ। मिस फे ग की तरह ही मैं भी एक दिव्य जानवर हूँ, एक दिव्य सर्प। बिल्कुल सही। लैन यंगयिंग ने फिर अपना परिचय दिया। एक दिव्य सर्प हो? तुम किस प्रकार की सर्प हो? फेंग युक्सियांग ने उससे पूछा। मुझे ठीक से पता नहीं है, लैन यंगयिंग ने कहा। तो फिर क्या आपके पास कोई विशेष योग्यता है? मैं पवित्र अग्नि कहलाने वाली इन सफेद लपटों को बुला सकती हूँ, उसने कहा। सफेद लपटें? मैंने पहले कभी इस क्षमता के बारे में नहीं सुना है। फेंग युक्सियांग ने अपना सिर हिलाया। आप भाई हितेश से कैसे मिले? जियो हुआ ने अचानक गहरी निगाह से पूछा। मैं उनसे संयोगवश अपने पिछले स्वामी के पटल पर मिली थी, लैन यंगयिंग ने कहा। मुझे समझाने की अनुमति दीजिए, हितेश ने कहा, और वह रहस्यवादी क्षेत्र में अपने पूरे अनुभव को उन्हें समझाता रहा, जब तक कि वह रहस्यवादी पैगोडा तक नहीं पहुंच गया। अविश्वसनीय। सोचने की बात है कि आपको रहस्यवादी क्षेत्र में इतने सारे राक्षसों से लड़ना पड़ा, फेंग युक्सियांग ने चकित स्वर में कहा। यद्यपि मेशो ने उसे हितेश द्वारा एक राक्षस को मारने के बारे में बताया था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसे इतने सारे राक्षसों से लड़ना होगा। आपने दानव सीलिंग तकनीक कहाँ से सीखी, युवा गुरु? फिर फेंग युक्सियांग ने पूछा। उन्होंने कहा, मैंने इसे किसी तकनीकी स्टोर से सीखा था। तकनीक की दुकान? जियो हुआ को वह रहस्यमय तकनीक की दुकान याद आए, जिसके दरवाजे पर एक आत्मा राजा मेहमानों का स्वागत करता था। खैर, मिस्टिक पैगोडा पहुंचने के बाद हम सबसे ऊंची मंजिल पर गए, जहां हमें एक टेलीपोर्ट संरचना मिली जिसने अचानक हमें प्राचीन ड्रैगन सिटी नामक इस पौराणिक स्थान पर पहुंचा दिया। हितेश ने अपनी कहानी जारी रखते हुए कहा। इसके बाद उसने प्राचीन ड्रैगन सिटी में घटित हुई सभी घटनाओं को याद किया और बताया कि किस प्रकार उसने ड्रैगन के रक्तसार को प्राप्त किया था। ड्रैगन पूर्वज से रक्तसार? फेंग युक्सियांग ने इसके बारे में सुनने के बाद चौंकते हुए कहा। वह पूरी तरह से चकित दिख रहा था। हितेश मास्टर, ड्रैगन पूर्वज से आपका मतलब क्या उस ड्रैगन पूर्वज से है? फेंग युशियांग ने कांपती आवाज में उनसे पूछा। हितेश ने अपनी भौहें उठाईं और बोला, क्या आप ड्रैगन पूर्वज को जानते हैं? अगर यह वही ड्रैगन पूर्वज है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो बेशक मैं उसे जानता हूँ। ओह, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उसे व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। वह ऊपरी स्वर्ग में अविश्वसनीय रूप से प्रसिद्ध है, फेंग युक्सियांग ने कहा। ओह, मुझे और बताओ, हितेश ने कहा। उसकी आंखें दिलचस्पी से भर गईं। फेंग युक्सियांग ने सिर हिलाया और कहा, ड्रैगन पूर्वज अस्तित्व में सबसे पुराने दिव्य जानवरों में से एक है जो आदिकालीन युग से अस्तित्व में है, सबसे पुराना ज्ञात युग। और ड्रैगन पूर्वज ने 9 स्वर्गों में कई साम्राज्य और शक्तिशाली परिवार बनाए हैं। वह इतना अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और प्रसिद्ध है कि कई लोग ड्रैगन पूर्वज को अपने भगवान के रूप में पूजते हैं। 9 स्वर्गों में कई परिवार हैं, है ना? मुझे लगता है कि यह वही ड्रैगन पूर्वज है, क्योंकि शाही परिवार ने भी मुझे यही बताया है। हितेश ने कहा, हे भगवान, तुमने वाकई ड्रैगन पूर्वज का रक्तसार प्राप्त कर लिया है। सिर्फ उसका रक्त ही नहीं, बल्कि उसका रक्तसार। यह ऊपरी स्वर्ग में भी एक अमूल्य खजाना है, युवा गुरु। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि देवता भी इसके लिए युद्ध शुरू कर देंगे। सामान्य रक्त और रक्तसार के बीच क्या अंतर है? हितेश ने उससे पूछा। मैंने आपको जो फीनिक्स रक्त दिया है उसे एक नियमित रक्त माना जाता है, क्योंकि मैं इसे काफी आसानी से दे सकता हूँ। हालांकि रक्तसार बनाने के लिए कठिन प्रयास और व्यक्ति की लंबी उम्र की आवश्यकता होती है। क्या इसका मतलब यह है कि यह तुम्हारी जान ले लेगा? हितेश की आंखें चौड़ी हो गईं। ये सही है, फेंग युक्सियांग ने सिर हिलाया और उसने आगे कहा। रक्तसार के लिए व्यक्ति को अपनी दीर्घायु का त्याग करना पड़ता है, और साधकों के लिए उनकी दीर्घायु अत्यंत महत्वपूर्ण है, लगभग पवित्र। इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं कि रक्तसार अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ क्यों है। यहाँ तक कि सच्चे अमर लोग जिनकी आयु अनिश्चित होती है, वे भी लापरवाही से रक्तसार का निर्माण नहीं करेंगे, क्योंकि इससे उनकी साधना प्रभावित हो सकती है, और यदि वे एक भी स्तर खो देते हैं तो यह विनाशकारी होगा। मैं समझ गया, हितेश ने बुदबुदाया। यह मुझे आश्चर्यचकित करता है। ड्रैगन पूर्वज अपने रक्तसार को बनाने के लिए इतना जोखिम क्यों उठाएगा? फेंग युक्सियांग ने सोचा। एक क्षण की चुप्पी के बाद हितेश ने पूछा, क्या मुझे रक्तसार का सेवन करना चाहिए? फेंग युशियांग ने तुरंत अपने विचार रोक दिए और चौड़ी आंखों से उसकी ओर देखा।
बिल्कुल नहीं, उसने ऊंची आवाज में कहा, जिससे कमरे में मौजूद सभी लोग चौंक गए। मुझे आप पर इस तरह चिल्लाने के लिए खेद है, युवा गुरु, लेकिन आपको रक्तसार का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि आपका शरीर इसे संभाल नहीं सकता है। ड्रैगन पूर्वज साधना जगत के शिखर पर एक देवतुल्य प्राणी है, और उसके रक्तसार में स्पष्ट रूप से बहुत अधिक ऊर्जा होगी। यह एक चींटी की तरह होगा जो समुद्र का सारा पानी पीने की कोशिश कर रही हो। फेंग युक्सियांग ने कहा, वास्तव में क्या मैं रक्तसार पर एक नज़र डाल सकता हूँ? हितेश ने सिर हिलाया और अपनी ड्रैगन स्पेटियल रिंग निकाली और बोतल निकालकर उसे दिखा दी। फेंग युजियांग ने खून की एक बूंद को देखकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसके चेहरे पर गंभीर भाव था। एक क्षण की चुप्पी के बाद वह बोली, हितेश मास्टर, आपकी असामान्य प्रतिभा को देखते हुए भी आपको इस रक्तसार का सेवन तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि आप कम से कम एक आत्मा सम्राट न बन जाएं, क्योंकि यह निश्चित रूप से आपको एक पल में मार देगा। आत्मा सम्राट, रक्तसार इतना शक्तिशाली है। हितेश का जबड़ा खुला रह गया। आत्मा सम्राट तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा, वह कल्पना भी नहीं कर सकता। युवा गुरु, ये रक्तसार एक ऐसे देवतुल्य प्राणी से आया है जो साधना के शिखर पर पहुंच चुका है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई साधारण आत्मा गुरु ग्रहण कर सके, और आपको आत्मा सम्राट के यहाँ इसका सेवन करने के लिए कहना पहले से ही अविश्वसनीय रूप से खतरनाक और लगभग आत्मघाती है। मैं सामान्य परिस्थितियों में आत्मा शासकों को भी इस रक्तसार का सेवन करने के लिए नहीं कहूंगा। मैं समझ गया, हितेश ने सिर हिलाया। हालांकि ऐसे तरीके हैं जिनका उपयोग करके आप स्पिरिट एम्परर तक इंतजार किए बिना ड्रैगन पूर्वज के रक्तसार का उपभोग कर सकते हैं, और इसके लिए आपको रक्तसार को तब तक पतला करना होगा जब तक कि यह आपके उपभोग के लिए पर्याप्त कमजोर न हो जाए। बेशक यह विधि अनुशंसित नहीं है क्योंकि यह रक्तसार के प्रभावों को बहुत कमजोर कर देगा। कोई बात नहीं, मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक मैं आत्मा सम्राट नहीं बन जाता। वैसे भी मुझे रक्तसार का सेवन करने की कोई जल्दी नहीं है, हितेश ने कहा। आखिरकार इस खेल को खेलने का उनका उद्देश्य कभी भी जल्द से जल्द शिखर पर पहुंचना नहीं था। जब उसने दूसरों को रहस्य क्षेत्र में अपने अनुभव को याद करना समाप्त किया तो जियोहुआ ने उससे पूछा, भाई हितेश, अब आपकी क्या योजना है? मैं संप्रदाय छोड़ने से पहले ड्रैगन मंदिर में प्रवेश करने जा रहा हूं और निचले स्वर्ग का कुछ और अन्वेषण करूंगा। उसके बाद मैं स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ूंगा। ठीक है, जियोहुआ ने सिर हिलाया। हितेश ने फिर मेशु की ओर देखा और उससे पूछा, तुम्हारी क्या राय है? तुम साधना कब शुरू करना चाहती हो? जब भी मुझे लगता है, मेघशु ने सहजता से उत्तर दिया, क्योंकि उसके पास साधक बनने के लिए कोई वास्तविक प्रेरणा नहीं है। कुछ समय बाद हितेश बोला, चूंकि मैं अब रक्तसार का सेवन नहीं कर सकता तो इन दानवकोर का क्या होगा? मैंने पहले ही एक खा लिया है, इसलिए मुझे पता है कि यह कोई समस्या नहीं है। फिर उसने उन्हें दादाजी लैन द्वारा दिए गए 2 दानवकोर दिखाए। दानवकोर, अगर आप इन्हें बेचेंगे तो इनसे अच्छा पैसा मिलेगा युवा मास्टर। अगर मेरी दुकान अभी भी खुली होती तो मैं इन दानवकोर को सबसे ऊपरी मंजिल पर रखता, इसमें कोई शक नहीं। हितेश ने कहा, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है इसलिए मैं इन्हें अभी रखूंगा। फेंग युजियांग ने राक्षस कोर को एक विचारशील भाव से देखा। यदि आप उन्हें राक्षस कोर की तरह उपभोग करना चाहते हैं तो मैं केवल उसी का उपभोग करने का सुझाव दूंगा। फेंग युजियांग ने बाईं ओर राक्षस कोर की ओर इशारा किया और उसने आगे कहा, यदि आप उस एक को खा लेते हैं तो आप स्पिरिट ग्रैंड मास्टर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन यदि आप दूसरे को खा लेते हैं तो आप स्पिरिट लॉर्ड तक पहुंचने का जोखिम उठाएंगे, जो आपको अगले स्वर्ग में चढ़ने के लिए मजबूर करेगा, क्योंकि निचले स्वर्ग में केवल स्पिरिट ग्रैंड मास्टर्स को ही जाने की अनुमति है। मुझे लगता है कि जिया हुआ जैसे कुछ अपवादों के साथ। मैं समझ गया, फिर मैं कमजोर वाले को खा लूंगा और पहले स्पिरिट ग्रैंड मास्टर तक पहुंचूंगा। हितेश ने उस दानव कोर को लेने और उसे अपने मुंह में डालने से पहले कहा। जियोहुआ और फेंग युक्सियांग को उसकी अचानक हरकतें देखकर दिल का हल्का दौरा पड़ा, क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी को दानव कोर खाते देखा था और वे इसके लिए तैयार नहीं थे। स्वर्ग शोधन काया सक्रिय हो गई है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्यूई को दानव कोर से अवशोषित कर लिया गया है। आपने सफलता के लिए पर्याप्त क्यूई अवशोषित कर लिया है। आप पहले स्तर के स्पिरिट ग्रैंड मास्टर तक पहुंच गए हैं। जोड़ 25,000 आंकड़े। आपके शरीर ने दानव कोर से अशुद्धियों को साफ कर दिया है। आपके कौशल परफेक्ट रीजनरेशन में थोड़ा सुधार हुआ है। आपने सफलता के लिए पर्याप्त क्यूई अवशोषित कर लिया है। आप दूसरे स्तर के स्पिरिट ग्रैंड मास्टर तक पहुंच गए हैं। जोड़ 26,000 आंकड़े। आपने सफलता के लिए पर्याप्त क्यूई अवशोषित कर लिया है। आप तीसरे स्तर के स्पिरिट ग्रैंड मास्टर तक पहुंच गए हैं। जोड़ 27,000 आंकड़े। दानव कोर का उपभोग करने के बाद हितेश की साधना तीसरे स्तर के स्पिरिट ग्रैंड मास्टर तक बढ़ गई। हे भगवान, युवा मास्टर, आप लगभग मेरे स्तर पर हैं। इस दर से आप निश्चित रूप से मुझसे आगे निकल जाएंगे। फेंग युक्सियांग ने चकित स्वर में कहा, जैसे ही हितेश के शरीर से एक आत्मा ग्रैंड मास्टर की आभा निकली।
वास्तव में यदि आप अन्य दानव कोर का उपभोग करते हैं तो आप निश्चित रूप से मुझसे आगे निकल जाएंगे। हालांकि यदि आप ऐसा करते हैं, हितेश मुस्कुराया और कहा, मैं अन्य दानव कोर को तब तक के लिए छोड़ दूंगा जब तक मुझे आत्मा स्वर्ग में चढ़ने की चिंता नहीं करनी पड़ती। कुछ समय बाद हितेश ने कहा, मैं ड्रैगन मंदिर में प्रवेश करने से पहले अच्छी तरह आराम करने जा रहा हूं। अच्छी तरह आराम करो भाई हितेश, तुम इसके लायक हो, जियो हुआ ने अपने हार के पास लौटने से पहले उससे कहा। मैं आपको भी आराम करने दूंगा युवा स्वामी, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो हमें फोन करें। फेंग युक्सियांग ने कहा, हर चीज के लिए धन्यवाद, मैं आपके लिए काम करने के लिए उत्सुक हूं मेरे प्रभु। अच्छी तरह से आराम करो, लैन यंगयिंग ने कहा, खुद को उसकी कलाई पर एक कंगन में बदलते हुए। अब हमें क्या करना चाहिए? मेघशु ने उससे पूछा। उन्होंने कहा, हम आज के लिए लॉग ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, मैं रात के खाने की तैयारी शुरू कर दूंगी, मेघशु ने गेम से लॉग ऑफ करने से पहले कहा। हितेश ने उसका पीछा किया और कुछ ही देर बाद लॉग ऑफ कर दिया। वास्तविक दुनिया में हितेश ने अपनी साधना जारी रखी। हालांकि उसने रहस्यवादी क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए थोड़ा ब्रेक लिया, लेकिन उसकी प्रगति बहुत धीमी नहीं हुई और सिर्फ एक रात में उसे सफलता मिली। वह छठे स्तर के स्पिरिट वॉरियर तक पहुंच गया और इस सफलता के साथ हितेश अपने शरीर को थोड़ा बेहतर महसूस कर सकता है और उसे चला सकता है। अब ये केवल समय की बात है। शायद अगर मैं आत्मा गुरु तक पहुंच जाऊं तो मैं फिर से ठीक से चल पाऊंगा। हितेश ने इस प्रेरणा का उपयोग रात भर साधना करने में मदद करने के लिए किया। हालांकि साधना की पुनरावृत्ति के कारण उसे कभी कभी कुछ उबाऊ लगता था। अगले दिन हितेश ने ऑनलाइन खेती छोड़ने और अपनी खेती में सुधार जारी रखने का निर्णय लिया। और चूंकि हितेश खेल नहीं रही थी, इसलिए मेशो ने भी ब्रेक लिया और अपने समय का उपयोग खेल तथा अन्य चीजों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इंटरनेट पर सर्फिंग करने में किया। इस मंच पर पहले से ही 5 बिलियन लोग हैं। एक सप्ताह पहले ये संख्या केवल 4 बिलियन थी और इसमें उन खिलाड़ियों को भी शामिल नहीं किया गया है जो इस मंच का उपयोग नहीं करते हैं। ये खेल निश्चित रूप से एक पागल दर से बढ़ रहा है, मेघशु ने खुद से बड़बड़ाया। यद्यपि उन्होंने कई वीडियो गेम्स को तेजी से लोकप्रिय होते देखा है, लेकिन उनमें से कोई भी गेम कल्टीवेशन ऑनलाइन के सामने टिक नहीं सका, जिसमें विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या सक्रिय रूप से गेम खेल रही है। इस दर से तो पूरी दुनिया ये खेल खेल रही होगी। मेशो ने फोरम को देखना शुरू किया और पाया कि वह प्लेयर हितेश और मिस्टिक रियल्म के बारे में ढेरों लेखों से भरा पड़ा था। हितेश एक साथ 50 से अधिक प्रतिभागियों का वध करता है। खिलाड़ी हितेश ने एक प्राचीन ग्रेड सेवक प्राप्त किया है। प्राचीन श्रेणी का नौकर संभवतः कैसा दिख सकता है, जानने के लिए यहाँ क्लिक करें। खिलाड़ी हितेश ने आत्मा स्वर्ग पर चढ़ने से इनकार कर दिया। खिलाड़ी हितेश ने 10 मिलियन अंक प्राप्त करके मिस्टिक दायरे में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मंच पर अधिकांश लोग खिलाड़ी हितेश के बारे में बात कर रहे थे, जो कि निचले स्वर्ग में सबसे बड़ी घटनाओं में से एक। मिस्टिक दायरे में जो कुछ हुआ उसके बाद कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। दुर्भाग्यवश सीमित स्लॉट के कारण केवल मुट्ठी भर खिलाड़ी ही इस प्रतियोगिता में भाग ले पाए, अन्यथा मिस्टिक रियल्म और भी अधिक चर्चा का विषय बन जाता। वेब सर्फिंग में समय का ध्यान न रख पाने के कारण मेशो की हैरानी तब टूटी जब उसका फोन अचानक बजने लगा। मेघशु ने उसका नाम देखकर फोन उठाया। मेघशु, अंदाजा लगाओ। यूरो की उत्साहित आवाज फोन पर गूंजी। क्या मेरे पिता ने कंपनी के सभी खिलाड़ियों को ये घोषणा की है कि जो भी व्यक्ति फ्रोजन जेड जीथर को चलाने की आवश्यकताओं को पूरा करेगा, उसे इसका उपयोग करने का मौका मिलेगा? यूरो ने कहा। क्या यह उत्साहित होने वाली बात है? मेशो ने पूछा। बेशक, इसका मतलब है कि मुझे भी इसे प्राप्त करने का मौका मिलेगा, यूरो ने कहा। लेकिन क्या आपके पास गेम खेलने का समय भी है? आपके शेड्यूल को देखते हुए आपके लिए उन लोगों को हराना बहुत मुश्किल होगा जिनके पास आपसे ज्यादा समय है, मेशो ने कहा। हे, मैंने सबसे अच्छी खबर आखिर में रखी है। सुनो मेघशु, कल्टीवेशन ऑनलाइन की अपार लोकप्रियता और क्षमता के कारण बहुत सारे छात्र और यहाँ तक कि शिक्षक भी सिर्फ इस खेल को खेलने के लिए स्कूल छोड़ रहे हैं। इसलिए प्रिंसिपल ने इस साल स्कूल की छुट्टी कम करने का फैसला किया है। क्या वे ऐसा कर सकते हैं? मेघशु ने घबराए हुई आवाज में कहा। बेशक, प्रिंसिपल ने सभी अभिभावकों से अनुमति मांगी और मुझे आश्चर्य हुआ कि अधिकांश अभिभावक सहमत हो गए, क्योंकि वे भी चाहते थे कि उनके बच्चे ये गेम खेलना शुरू करें। अविश्वसनीय। वैसे ये कैसे काम करेगा? खैर, स्कूल पूरे साल में पढ़ाए जाने वाले सभी पाठों को एक ही महीने में पढ़ाने की कोशिश करेगा, इसलिए अगले महीने से मैं गंभीरता से खेल खेल सकूंगा, यूरो ने कहा। और उसने आगे कहा, तुम्हें पता है कि पागलपन वाली बात क्या है मेक्सयू? हमारा स्कूल ऐसा करने वाला पहला स्कूल नहीं है। वास्तव में कल्टीवेशन ऑनलाइन के कारण बहुत सारे स्कूल पहले ही बंद हो चुके हैं। गेमिंग का एक नया युग हमारे सामने है, मैं इसे महसूस कर सकती हूँ।
कुछ देर बाद यूरो ने पूछा, क्या भाई अभी उपलब्ध है? मैं उससे बात करना चाहूंगी। उसे उपलब्ध होना चाहिए क्योंकि वह कल्टीवेशन ऑनलाइन से छुट्टी ले रहा है। मैं अभी उसके दरवाजे पर दस्तक दूंगा। मेशो ने कहा। हितेश, क्या तुम जाग रहे हो? यूरो फोन पर है और वह तुमसे बात करना चाहती है। मेघशु ने दरवाजा खटखटाने के बाद उसे बुलाया। यूरो, मैं जाग रहा हूँ। मेघशु की आवाज सुनकर हितेश ने साधना बंद कर दी। अगले ही क्षण मेघशु उसके कमरे में आया और फोन को तकिए के पास रख दिया तथा कॉल स्पीकर पर कर दी। भाई, यूरो ने उसे पुकारा। मैं यहाँ हूँ, यूरो। भाई, मुझे तुम्हारी आवाज सुने हुए काफी समय हो गया है। तुम कैसे हो? मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। ये सुनकर अच्छा लगा। सबसे पहले मैं आपको मिस्टिक रियल्म के दौरान आपकी जीत पर बधाई देना चाहता हूँ। मुझे पता था कि आप अन्य प्रतिभागियों को हरा देंगे। धन्यवाद। रहस्य क्षेत्र में यह एक शानदार अनुभव था। हितेश ने कहा। मैंने ये भी सुना है कि आप एक प्राचीन श्रेणी का नौकर पाने में कामयाब रहे हैं। इस बार यह किस तरह का नौकर है? यूरो ने फिर पूछा। उसका नाम लैन यंगइन है और वह फैंग की तरह एक दिव्य जानवर है, लेकिन वह एक दिव्य सर्प है। सर्प? क्या इसका मतलब यह है कि वह सांप है? मैं सांपों से अच्छी तरह नहीं निपट सकती, यूरो ने कांपती आवाज में कहा। चिंता मत करो, वह काटेगी नहीं। और वह आमतौर पर मानव रूप में होती है, इसलिए आपको ज्यादातर समय यह एहसास भी नहीं होता कि वह सांप है। ओह, वह फैन की तरह रूपांतरित हो सकती है। ये दिलचस्प है। क्या सभी दिव्य जानवर ऐसा कर सकते हैं? मैंने सुना है कि सभी जादुई जानवर एक निश्चित साधना आधार तक पहुंचने पर मनुष्य में परिवर्तित हो सकते हैं। मैं समझ गया। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने रहस्य क्षेत्र के अंदर क्या अनुभव किया? उसके बाद मैं तुम्हें कुछ अच्छी खबर सुनाऊंगा, यूरो ने कहा। ठीक है। हितेश ने फोन के माध्यम से यूरो को मिस्टिक रियल्म और प्राचीन ड्रैगन सिटी में अपने अनुभव बताए। वाह, तुम्हें ड्रैगन से मिलना है और बादलों से ऊपर की दुनिया में जाना है। मुझे जलन हो रही है। काश मैं भी तुम्हारे साथ होती, यूरो ने आह भरी। और उसने आगे कहा, फिर भी वह वांग लड़की। भूल जाओ, मैं 1 महीने में इसकी भरपाई कर दूंगी। तुम किस बारे में बात कर रही हो? हितेश ने उससे पूछा। हे, अंदाजा लगाओ भाई, बहुत से छात्रों के कल्टीवेशन ऑनलाइन खेलने के लिए स्कूल छोड़ने के कारण मेरा स्कूल जल्दी बंद हो जाएगा। इसलिए अगले महीने से मैं हर दिन खेल पाऊंगा, यूरो ने खुलासा किया। क्या वे ऐसा कर सकते हैं? हितेश ये सुनकर अचंभित रह गया। जाहिरा तौर पर, अब जब स्कूल बंद है तो तुम्हारी क्या योजना है? हितेश ने उससे पूछा। मैं कल्टीवेशन ऑनलाइन को गंभीरता से खेलने जा रहा हूं और फ्रोजन ज़ेड जीथर का उपयोग करने के लिए पर्याप्त आंकड़े प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति बनने की कोशिश करूंगा, यूरो ने कहा। जमे हुए ज़ेड जीथर? हाँ, पिताजी ने कहा कि जो भी इसे चलाने के लिए पर्याप्त आंकड़े जुटा लेगा, उसे इसका उपयोग करने का मौका मिलेगा, यूरो ने कहा। अच्छा, ऐसा है। आवश्यकताएं? मुझे इसे चलाने से पहले संभवतः स्पिरिट मास्टर के आसपास रहना होगा, है ना? आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, हाँ भाई, चूंकि आप खेती करने में नंबर 1 हैं, तो क्या आपके पास अपनी प्यारी छोटी बहन के लिए कोई सुझाव है जो मुझे तेजी से खेती करने में मदद करेगा, यूरो ने उससे पूछा। ईमानदारी से कहूं तो मैं जिया हुआ और अन्य लोगों के अनुसार सामान्य रूप से साधना भी नहीं करता हूं। मैं अपनी साधना बढ़ाने के लिए राक्षस कोर का उपभोग करता हूं, लेकिन ये केवल मेरी अनोखी काया के कारण ही संभव है। जहां तक आप जैसे सामान्य खिलाड़ियों की बात है, मुझे लगता है कि सबसे अच्छी बात यह है कि एक बेहतर साधना तकनीक खोजें, हितेश ने कहा। मैं समझ गया, एक बेहतर खेती तकनीक, है ना? ऐसा लगता है कि मुझे इसे नीलामी घर से खरीदना होगा या कुछ और, यूरो ने आह भरी। आप इसे नीलामी घर से खरीदने जा रहे हैं? क्यों? हितेश ने तुरंत पूछा। खैर, आजकल ज्यादातर लोग यहीं से अपनी मनचाही चीजें खरीदते हैं। बाजार की तो बात ही छोड़िए। क्या तुम्हें पता है कि खेल में तकनीक और खजाने हासिल करना कितना मुश्किल है? शायद तुम्हें पता न हो, क्योंकि उस खेल में तुम्हें देवताओं का आशीर्वाद मिला हुआ है, इसलिए हम आम खिलाड़ियों को एक साधारण तकनीक हासिल करने के लिए भी खुद को गुलाम बनाना पड़ता है। सौभाग्य से मेरे पास कुछ पैसे जमा हैं, इसलिए मैं एक अच्छी खेती की तकनीक खरीद सकता हूँ। यूरो, चलो जल्दबाजी न करें और आप पैसा बर्बाद न करें। अगर आपको एक अच्छी साधना तकनीक की जरूरत है तो मैं आपके लिए एक खोजने की कोशिश करूंगा और यह मुफ्त होगा, हितेश ने कहा। सच में? यूरो की उत्साहित आवाज तुरंत गूंजी। हाँ, मैं और ड्रैगन मंदिर के बाद मेघशु को उसकी साधना तकनीक खोजने में मदद करने जा रहा हूँ। उस समय मैं तुम्हारे लिए भी एक तकनीक खोजने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद भाई, मुआह, यूरो ने फोन पर उसे चूमा। खैर, अब मैं जा रहा हूँ। चूंकि स्कूल जल्दी बंद हो जाएगा, इसलिए वे सभी कक्षाओं को एक साथ कर देंगे, जिसका मतलब है कि मैं पहले से कहीं ज्यादा व्यस्त हो जाऊंगा। बाद में मिलते हैं भाई।
तुम भी, मेशो। यूरो ने कुछ ही देर बाद फोन काट दिया। यूरो के चले जाने के बाद हितेश अपनी साधना पर लौट आया, जबकि मेशो अपना समय इंटरनेट पर व्यतीत करती रही। इस बीच कल्टीवेशन ऑनलाइन के अंदर एक युवती ने हितेश के रहने के कमरे का दरवाजा खटखटाया और धैर्यपूर्वक उसके बाहर आने का इंतजार करने लगी। हालांकि जब कई मिनट बाद भी कोई नहीं आया तो युवती वापस लौट गई और उसके घर चली गई, जो बगल में ही था। मैं उसे रहस्य क्षेत्र में प्रथम स्थान लाने के लिए बधाई देना चाहता था, लेकिन अफसोस, मिन ली ने आह भरी। अपने कमरे में कुछ समय बिताने के बाद मिन ली ने देखा कि उसकी संचार जेड स्लिप कांप रही थी। कोई उसे संदेश भेजने की कोशिश कर रहा था। उसने संदेश सुनने के लिए संचार जेड पर्ची को सक्रिय किया। मिन ली, हमारे माता पिता ने आपको ड्रैगन एसेंस मंदिर के इस शिष्य हितेश से मिलने और उसे मिन परिवार में शामिल करने का आदेश दिया है। भले ही वह पहले से ही किसी दूसरे परिवार से संबंधित हो, फिर भी उसे हमारे साथ शामिल करने के लिए आपको जो भी करना है, करें। अपने एक बड़े भाई से आए इस संदेश को सुनकर मिन ली अवाक रह गई। परिवार ने उसे शिष्य हितेश को मिन परिवार में शामिल करने का काम सौंपा है। उन्होंने रहस्यवादी क्षेत्र में उसकी उपलब्धियों के बारे में सुना होगा। क्या सिरदर्द है, उसने आह भरी। हितेश की छुट्टी के दूसरे दिन मिन ली ने पिछले दिन की असफल कोशिश के बाद फिर से उसका दरवाजा खटखटाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस, किसी ने जवाब नहीं दिया। क्या वह ड्रैगन पवेलियन में हो सकता है? ये सोचकर मिन ली उसे खोजने के लिए ड्रैगन मंडप में चली गई। सुप्रभात परिमिन। परिमिन, आज तुम कहाँ जा रही हो? ड्रैगन मंडप की ओर जाते समय अन्य शिष्य उसके पास कुछ पाने की आशा में आते थे, कुछ भी पाने की। जब वह ड्रैगन पवेलियन पहुंची तो वहां मौजूद शिष्य भी उसके पास आए, मानो वह कोई सेलिब्रिटी हो या कुछ और। परिमिन, क्या तुम आज भोजन करने आए हो? यह मेरे खर्चे पर होगा। तुम हमारे साथ क्यों नहीं आती? परिमिन, मैं यहाँ बस देखने आई हूँ, मिन ली ने कहा जब वह ड्रैगन पवेलियन के चारों ओर घूम रही थी। उसे उम्मीद थी कि किसी एक मेज पर कोई नकाबपोश व्यक्ति बैठा होगा। दुर्भाग्यवश वह ड्रैगन मंडप में कहीं भी शिष्य हितेश को खोजने में असमर्थ रही, इसलिए उसने उस दिन के लिए का मत छोड़ देने और अपनी साधना का अभ्यास करने के लिए अपने कमरे में लौटने का निर्णय लिया। हालांकि अपनी साधना में ज्यादा समय नहीं बीता था कि मिन ली को महसूस हुआ कि उसकी संचार जेड स्लिप फिर से कांप रही है। क्या तुमने शिष्य हितेश से बात की है? हमारे माता पिता ने कहा है कि उन्हें हर दिन अपनी प्रगति की रिपोर्ट देने की जरूरत है। उसके बड़े भाई ने उससे पूछा। अभी नहीं, वह अभी उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं उसे ढूंढ नहीं सकती। उससे बात करना तो दूर की बात है। मिन ली ने यह संदेश अपने बड़े भाई को वापस भेज दिया। 1 मिनट भी नहीं बीता था कि दूसरा संदेश आ गया। मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहता। हर मिनट जब आप उससे बात नहीं कर रहे हैं, तो वह हर मिनट आप हमारे प्रतिद्वंद्वियों को दे रहे हैं। हमारे माता पिता वास्तव में शिष्य हितेश चाहते हैं। आप जानते हैं कि अगर आप उन्हें निराश करेंगे तो क्या होगा, है ना? अगर वह घर पर नहीं है और मुझे नहीं पता कि उसे कहाँ ढूंढूं तो मुझे क्या करना चाहिए? मिन ली ने पूछा। तो फिर किसी ऐसे व्यक्ति को खोजो जो ऐसा करता हो। मिन ली ने आह भरी और उसने बाहर जाने के लिए अपनी साधना रोक दी। संप्रदाय गुरु के अलावा शिष्य हितेश का स्थान कौन जान सकता है? ऐसा नहीं है कि मैं शिष्य हितेश के बारे में पूछने के लिए संप्रदाय गुरु से मुलाकात का अनुरोध कर सकता हूँ। मिन ली ने फिर से आह भरी। ओह ठीक है, जुवान वुहान को कुछ पता हो सकता है क्योंकि वह एल्डर जुवान की पोती है। इस प्रकार मिन ली कोर शिष्य के क्षेत्र में जुवान वुहान की तलाश में चला गया। सामान्यतः बाहरी प्रांगण के शिष्य आंतरिक प्रांगण के अंदर नहीं जा सकते जब तक कि वे किसी मिशन पर न हो, लेकिन मिन ली की पृष्ठभूमि को देखते हुए कौन उसे प्रवेश से मना करने का साहस करेगा? जुवान वुहान के आवास पर पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। कुछ क्षण बाद जुवान वुहान बाहर आया। शिष्या मिन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? जुवान वुहान ने उससे पूछा। माफ करें अगर मैं आपको परेशान कर रहा हूँ, लेकिन क्या आपको पता है कि शिष्य हितेश कहाँ है? मुझे कुछ जरूर बड़ी ही मामलों पर उनसे बात करनी है, मिन ली ने कहा। क्या जरूरी काम है? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने दादाजी से पूछ सकती हूँ। मुझे 1 मिनट दीजिए। जुवान वुहान ने अपनी संचार जेड पर्ची निकालने और एल्डर जुवान को संदेश भेजने से पहले कहा। 1 मिनट बाद एल्डर जुवान ने जवाब दिया। शिष्य हितेश को अपने रहने के कमरे में आराम करना चाहिए। जब से हम रहस्यवादी क्षेत्र से लौटे हैं तब से उसने संप्रदाय या किसी भी चीज से बाहर जाने की कोशिश नहीं की है। मैं उसे एक संदेश भेजने की कोशिश कर सकता हूँ। कुछ मिनट बाद एल्डर जुवान ने जुवान वुहान को फिर से संदेश भेजा। दुर्भाग्य से शिष्य हितेश जवाब नहीं दे रहे हैं। वह शायद अभी व्यस्त हैं। ये बात आपके सामने है, जुवान वुहान ने कहा। मैं समझ गया, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, मिन ली ने निराश भाव से पीछे मुड़ते हुए कहा। जुवान वुहान ने उसकी उदास मनोदशा को देखकर अपनी भौहें उठाईं और उसने पूछा, क्या कुछ हुआ है? आपको कौन सी ऐसी जरूरी बात है जिसका आपको ध्यान रखना है?
क्या आप मुझे बता सकती हैं? ये तो बस एक पारिवारिक मामला है, मिन ली ने कहा। मिन परिवार। एक क्षण सोचने के बाद जुआन वुहान को कुछ एहसास हुआ। ओह, मैं समझ गया। आपका परिवार रहस्यवादी क्षेत्र में जो कुछ हुआ उसके बाद शिष्य हितेश को अपने परिवार में भर्ती करने की कोशिश कर रहा है ना? मैं पूरी तरह से समझता हूँ। बड़े ओ आ, एक 18 वर्षीय युवक जो आत्मा गुरु तक पहुंचने में कामयाब रहा। मैं भी उसे अपने लिए चाहता अगर मैं 7 विरासत परिवारों का हिस्सा होता। आप कुछ भी नहीं समझते, शिष्य जुबान, और मेरा कोई अपमान करने का आदा नहीं है। मुझे मेरे माता पिता ने शिष्य हितेश को भर्ती करने का काम सौंपा है, और अगर मैं ये लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया तो वे मुझे परिवार से बाहर निकाल देंगे, और यह मेरी सबसे कम चिंता है। 7 विरासत परिवारों का हिस्सा होना बाहर से देखने पर अच्छा लग सकता है, लेकिन वे नहीं जानते कि हमें अपने परिवार से थोड़ी सी भी मान्यता पाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। इस बीच अगर हम थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो सब कुछ बिगड़ जाएगा और परिवार में हर कोई आपको ऐसे देखेगा जैसे उन्हें आपसे कोई दुश्मनी हो। पूर्णतः यही वह चीज है जो 7 विरासत परिवारों को शीर्ष पर रखती है। मिन ली की बातें सुनकर जुआन वुहान अवाक रह गया। ठीक है, मुझे बहुत संदेह है कि शिष्य हितेश 7 विरासत परिवारों में से किसी में शामिल होगा, तो आप क्या करने जा रहे हैं? जुआन वुहान ने उससे पूछा। मुझे लगता है बदतर स्थिति के लिए तैयार रहो। मिन ली ने कंधे उचका दिए। मेरा मतलब है, अगर आप शिष्य हितेश को अपनी स्थिति के बारे में बताएंगे तो शायद वह आपकी मदद करेगा। वह भी उसी प्रकार का व्यक्ति है। मिन ली ने अपना सिर हिलाया, जबकि यह सच है। मैं उसकी दयालुता का फायदा नहीं उठाना चाहती। हालांकि मैं हताश हो सकती हूँ, मैं इतनी हताश नहीं हूँ। मैं केवल आपको शुभकामनाएं दे सकता हूँ, शिष्या मिन। जुबान वुहान ने उससे कहा। धन्यवाद। कुछ ही समय बाद मिनली आंतरिक प्रांगण से गायब हो गई और वह हितेश के आवास में वापस आ गई। उसके दरवाजे पर दोबारा दस्तक देने के बाद मिनली उसके दरवाजे के सामने बैठ गई। लगता है मुझे उसके लौटने तक यहीं बैठना पड़ेगा। मिनली ने अंदर ही अंदर आह भरी और हितेश के दरवाजे के सामने साधना शुरू कर दी। समय तेजी से बीत गया और पलक झपकते ही रहस्यमय क्षेत्र समाप्त हुए 3 दिन बीत गए। मेशो द्वारा बनाया गया नाश्ता खाने के बाद हितेश ने उसके बर्तन साफ करने का इंतजार किया। उसके बाद वे दोनों एक साथ खेल में शामिल हुए। एक बार जब वे खेल में वापस आ गए तो हितेश को एल्डर जुबान द्वारा दी गई संचार जेड पर्ची का एहसास हुआ और वह कांप उठा। शिष्य हितेश, आप इस समय कहाँ हैं? ओह, मैं अपने कमरे के अंदर हूँ, हितेश ने जवाब दिया। कुछ क्षण बाद एल्डर जुबान ने जवाब दिया, ये कल का संदेश था। मुझे लगता है कि आप साधना या किसी और काम में लीन थे। एल्डर जुबान ने कहा। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? हितेश ने फिर पूछा। मैं वह नहीं हूं जो तुम्हें ढूंढ रहा था। शिष्य मिन ही तुमसे बात करना चाहता था, एल्डर जुबान ने उससे कहा। शिष्य मिन? क्यों? कोई सुराग नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे वास्तव में आपसे बात करने की जरूरत थी। मैं समझ गया, मैं उससे बात करूंगा। ओह ठीक है, संप्रदाय गुरु ने कहा है कि अपने पुरस्कारों के लिए आज दोपहर शिखर पर एकत्रित हो जाओ। ठीक है, मैं वहां आ जाऊंगा। कुछ समय बाद हितेश ने कहा, मुझे पता है कि हमने अभी अभी खाना खाया है, लेकिन मैं ड्रैगन पवेलियन में कुछ और खाना खाना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि मैंने बहुत समय बाद उनका खाना खाया है। मेशो ने कुछ नहीं कहा और केवल सिर हिला दिया। कुछ ही देर बाद वे दोनों घर से बाहर निकले और उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उनके दरवाजे के सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ था। हितेश ने अपनी भौहें उठाई और पुकारा, शिष्य मिन, आप क्या कर रहे हैं? आप वहां क्यों बैठे हैं? मिनली ने साधना बंद कर दी और पीछे मुड़कर देखा तो एक नकाबपोश व्यक्ति और उसके पीछे एक सुंदर युवती खड़ी थी। दी शिष्य हितेश, वह बुदबुदाए। हाँ, तुम तो पूरे समय अंदर ही थे। क्या तुमने मेरी दस्तक नहीं सुनी? माफ करना, मैं अभी वापस आया। हितेश ने अपना सिर हिलाया और उन्होंने आगे कहा, मुझे आशा है कि आपने बहुत लंबा इंतजार नहीं किया होगा। ज्यादा समय नहीं, केवल 2 दिन के लिए, मिनली ने खड़े होते हुए कहा। खैर, इसकी चिंता मत करो। ये तुम्हारी गलती नहीं है कि मुझे अचानक तुम से बात करने की जरूरत पड़ रही है। मैं बस खुश हूं कि मुझे तुमसे बात करने के लिए 1 हफ्ते तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्या कुछ हुआ? हितेश ने फिर पूछा। मिनली ने सिर हिलाया और कहा, यह मेरे परिवार के बारे में है, लेकिन अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो हम कहीं और निजी तौर पर बात करेंगे। हम लोग सभा से पहले कुछ खाने के लिए ड्रैगन पवेलियन जाने वाले थे। अच्छा लगता है, मिनली ने कहा और फिर वह मेशो की ओर देखने लगी। वह शिष्या जैसी नहीं लगती। ओह ठीक है, यह मेरी दोस्त और देखभाल करने वाली है, मेकशु। मुझे उम्मीद है कि आपको उसे हमारे साथ रखने में कोई आपत्ति नहीं होगी। और यह एक सह शिष्य है। मिनली, हितेश ने उन्हें एक दूसरे से मिलवाया। नमस्ते, मेशो ने उससे शांत भाव से कहा। हाँ हेलो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मिनली ने थोड़ा अजीब महसूस करते हुए कहा। कुछ समय बाद वे ड्रैगन पवेलियन पहुंचे।
अपने सामान्य स्थान पर बैठने और भोजन का ऑर्डर देने के बाद हितेश ने मिनली से पूछा, तो आपके परिवार को क्या हुआ? मिनली ने एक आह भरी और फिर बोली, क्या तुम्हें हमारी पिछली बातचीत याद है? मेरे परिवार में शामिल होने के बारे में? हाँ, मुझे पता है। हितेश ने सिर हिलाया। खैर, अब जब मेरे परिवार को रहस्यवादी क्षेत्र के कारण आपके अस्तित्व के बारे में पता चल गया है, तो उन्होंने आधिकारिक तौर पर मुझे आपको अपने परिवार में भर्ती करने के लिए नियुक्त किया है और वे तब से मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं समझ गया। तो यह उसी मामले के बारे में है। मैंने अपने परिवार को यह नहीं बताया है कि मैंने पहले ही आपको भर्ती करने की कोशिश की है, इसलिए वे अभी इस बारे में नहीं जानते हैं। हालांकि मैं उन्हें ये बताने से भी डरता हूं कि मैं असफल हो गया हूं, क्योंकि मिन परिवार में असफलता को स्वीकार नहीं किया जाता है। देखिए, 7 विरासत परिवारों में से एक होने के नाते हमारे माता पिता की हमसे अपेक्षाएं बहुत अधिक हैं। उनकी नज़र में पूर्णता के अलावा कुछ भी अस्वीकार्य है और कुछ मामलों में असफलता मृत्यु से भी बदतर है। कितना सख्त परिवार है, लेकिन मैं किसी तरह समझ सकती हूँ। हितेश ने आह भरी। शिष्य हितेश, मैं जानता हूँ कि आप किसी भी परिवार में शामिल नहीं होना चाहते हैं, लेकिन क्या आप कम से कम मेरे साथ मिन पर छोटी ही वार में वापस आ सकते हैं ताकि वे मुझे आपको भर्ती न कर पाने के लिए बहुत अधिक दोष न दें? मिन ली ने फिर उससे पूछा, अगर मैं कोई परिणाम नहीं दिखा पाया तो वे मुझे किसी दूसरे परिवार को बेचने से पहले हंसी का पात्र बना देंगे। कृपया, मैं आपसे विनती करता हूँ। मिन ली ने अपना सिर नीचे किया और विनती भरे स्वर में बोली, कृपया अपना सिर ऊपर उठाएं, शिष्य मिन। मुझे बस आपके परिवार से मिलना है और उन्हें बताना है कि मैं उनके परिवार में शामिल नहीं होना चाहता, है ना? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि मैं अभी उनसे नहीं मिल पाऊंगा। ये ठीक है, मुझे लगता है। मिन ली ने कहा, आप उनसे कब मिल सकेंगे? फिर उसने पूछा, मुझे नहीं पता, लेकिन यह मेरे ड्रैगन एसेंस मंदिर से निकलने के बाद ही होगा। रुको, तुम संप्रदाय छोड़ने जा रहे हो? क्यों? मिन ली ने उससे बड़ी आंखों से देखा। उन्होंने कहा, मैं केवल अनुभव के लिए संप्रदाय में शामिल हुआ था और मुझे लगता है कि मेरे पास पहले से ही बहुत कुछ है। आप कब जाने की योजना बना रहे हैं और उसके बाद आप क्या करने वाले हैं? ठीक है, मुझे अभी भी संप्रदाय में कुछ करना है, लेकिन ये नहीं पता कि मैं इसे कब पूरा करूंगा। हालांकि ये 4 दिनों में शुरू होने वाला है। संप्रदाय छोड़ने के बाद मैं स्वर्ग की सीढ़ी के माध्यम से आत्मा स्वर्ग में चढ़ने से पहले निचले स्वर्ग का कुछ और पता लगाने जा रहा हूं। मिन ली अवाक रह गई। बेशक, उसने सुना है कि हितेश सीनियरनी के साथ वापस आत्मा स्वर्ग जाने से इनकार कर रहा है, ये सोचकर कि वह किसी और की मदद से नहीं बल्कि अपने प्रयासों से अगले क्षेत्र में चढ़ना चाहता है। वह उसकी प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सकती, खासकर तब जब वह इस पूरे समय अपने परिवार पर निर्भर रही है। यदि मुझमें भी उनके संकल्प का एक अंश भी होता तो शायद मुझे उन्नति के लिए मिन पर छोटी ही वार पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती। उसने मन ही मन सोचा। कुछ देर बाद, कई मिनट पहले जो खाना उन्होंने ऑर्डर किया था वह आखिरकार मेज पर आने लगा। कृपया अपने भोजन का आनंद लें, वरिष्ठ जन। यदि आपको किसी चीज की आवश्यकता होगी तो मैं यहीं आ जाऊंगा, एक परिचित चेहरे ने उनसे कहा। धन्यवाद शिष्य चू, हितेश ने उससे कहा। चलो आपकी स्थिति के बारे में बाद में बात करेंगे, शिष्य मिन। अभी हमें भोजन का आनंद लेना चाहिए। ठीक है। मिन ली ने सिर हिलाया और कुछ ही देर बाद उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया। हर बार जब मैं यहाँ आता हूँ तो मेनू में कुछ नया होता है और उनका स्वाद हमेशा लाजवाब होता है। जब मैं संप्रदाय छोड़ूंगा तो मुझे ये जगह सबसे ज्यादा याद आएगी, हितेश ने आखिरी निवाला निगलने के बाद कहा। हितेश की बातें सुनकर मिन ली को समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। वह संप्रदाय में एकमात्र व्यक्ति होगा जो ऐसा शब्द कहेगा। भोजन के अंत में जब वे जाने वाले थे, मिन ली की संचार जेड पर्ची अचानक कांपने लगी। मिन ली को अपने बड़े भाई से संदेश सुनने की उम्मीद थी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि यह संदेश उसके पिता ने दिया था। शिष्य हितेश की भर्ती में आपकी क्या प्रगति हुई है? हमें जानकारी मिली है कि अन्य परिवारों ने उसे भर्ती करने के लिए पहले ही ड्रैगन एसेंस मंदिर में लोगों को भेज दिया है। हम और अधिक समय बर्बाद नहीं कर सकते। हालांकि यह एक सरल प्रश्न था, लेकिन मिन ली ने इतनी सहजता से जवाब देने की हिम्मत नहीं की। नमस्कार आदरणीय पिता, मैंने अभी शिष्य हितेश से बात की है और वह मिन परिवार में बैठक के लिए आने के लिए सहमत हो गए हैं। कुछ क्षण बाद उसके पिता ने उत्तर दिया, बस एक मीटिंग। आपका मिशन शिष्य हितेश को हमारे परिवार में भर्ती करना है। हमें इससे कम की जरूरत नहीं है। मिन ली, आप वर्तमान में परिवार में सबसे कम निपुण हैं और हमने आपको खुद को सुधारने का यह मौका दिया है। उसे सुरक्षित करने के लिए आपको जो भी करना है करें, भले ही आपको अपना शरीर इस्तेमाल करना पड़े। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मिन ली ने अपने पिता के शब्दों को सुनने के बाद अपने होंठ काटे, जिसमें उसे हितेश को सुरक्षित करने के लिए अपने शरीर का बलिदान करने के लिए कहा गया था। हालांकि उसने पहले भी हितेश को यही प्रस्ताव दिया था, फिर भी उसे अपने माता पिता से ये सुनकर कड़वा लगा।
अगर तुम इतना आसान काम भी नहीं कर सकते तो तुम हमारे लिए बेकार हो। हम तुम्हें उस समय दूसरे परिवारों को दे सकते हैं। कम से कम उस समय तो तुम्हारा कुछ मूल्य होगा। मैं समझ गया आदरणीय पिता। मैं शिष्य हितेश से फिर बात करूंगा, मिनली ने संदेश वापस भेजने से पहले कहा। फिर उसने हितेश की ओर देखा जो उसके बगल में बैठा था और उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी, क्योंकि उसने अभी अभी सब कुछ सुन लिया था। और यहाँ मुझे लगा कि मेरे पास दुनिया के सबसे बुरे माता पिता हैं, हितेश ने अविश्वास की आवाज में कहा। अब मुझे क्या करना चाहिए शिष्य हितेश? मेरे माता पिता आपके परिवार में शामिल होने से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। उसने आह भरी। ठीक है, आपके परिवार में शामिल होने का मेरा कोई भी मौका खत्म हो गया। आपको कोई बुरा नहीं लगेगा, हितेश ने उससे कहा। मैं तुम्हें दोष नहीं देती। अगर मैं कर सकती तो मैं इस परिवार को छोड़ देती, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे नहीं लगता कि मुझमें उनकी मदद के बिना आत्मा स्वर्ग तक पहुंचने की क्षमता है। मिनली ने आह भरी। ये बकवास है, हितेश ने अचानक कहा और उसने आगे कहा, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा। धन्यवाद शिष्य हितेश, मिनली ने चेहरे पर एक मधुर मुस्कान के साथ कहा। अचानक मिनली की संचार जेड पर्ची फिर से काम पर थी। हालांकि वह अकेली नहीं थी, क्योंकि इस समय संप्रदाय में हर शिष्य के साथ ऐसा हो रहा था। संप्रदाय के सभी शिष्य 30 मिनट में शिखर पर एकत्रित होंगे। देर से आने की हिम्मत मत करना। लॉन्ग यीजुन की आवाज जेड स्लिप से गूंजी। हितेश ने उससे कहा, चलो इस बातचीत को बाद में जारी रखें। ठीक है, उसने सिर हिलाया। कुछ क्षण बाद हितेश ने अपना मुखौटा पहना और मिनली और मेशू के साथ ड्रैगन मंडप से बाहर चला गया। बेशक चूंक छोटी ई संप्रदाय प्रमुख ने सभी शिष्यों को सभा में उपस्थित होने का आदेश दिया था, इसमें ड्रैगन मंडप में काम करने वाले शिष्य भी शामिल थे, जिसका मतलब था कि उन्हें अस्थायी रूप से उस स्थान को बंद करना पड़ा। वास्तव में इस सभा के लिए ड्रैगन एसेंस मंदिर की प्रत्येक इमारत को अपने दरवाजे अस्थायी रूप से बंद करने पड़े। आधे घंटे बाद हजारों की संख्या में शिष्य शिखर पर एकत्रित हुए। यहाँ आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हालांकि हमने 3 दिन पहले ही एक सभा की थी, लेकिन वह मिस्टिक रियल में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के बिना की गई थी। आज हम उन 3 प्रतिभागियों के सम्मान में एक और सभा करेंगे जिन्होंने हमारे ड्रैगन एसेंस मंदिर को प्रथम स्थान प्राप्त करने में मदद की। मुख्य शिष्य गाओ, मुख्य शिष्य जू और अंत में शिष्य हितेश, कृपया मंच पर आइए। लांग यीजुन ने उन्हें बुलाया। कुछ ही क्षणों बाद 3 लोगों को मंच पर आते हुए तथा एक पंक्ति में एक दूसरे के बगल में खड़े होते हुए देखा गया। पहला था गाओ डोंगिया, एक सुंदर युवक जो अपनी अद्भुत साधना प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध था। दूसरा था जूजिए, एक उभरती हुई सुंदरी जो अपनी प्रतिभा के लिए भी प्रसिद्ध थी। तीसरा व्यक्ति हितेश था, जो अभी भी अपना मुखौटा पहने हुए था। जहां तक उसके कपड़ों की बात है, उसने अपने आंतरिक दरबार के शिष्यों की वर्दी पहन ली थी। उसने मुखौटा क्यों पहना हुआ है? शिष्य हितेश के चेहरे पर मुखौटा देखकर हैरान थे। इतने सारे लोगों की मौजूदगी में हितेश के लिए अपना मुखौटा पहनना स्वाभाविक था। आखिरकार शिष्यों की इस बड़ी भीड़ में अन्य खिलाड़ी भी हो सकते हैं, और अगर वह अपना चेहरा दिखाता है तो यह विनाशकारी होगा, जिससे भविष्य में उसकी पहचान उजागर हो सकती है। आज ड्रैगन एसेंस मंदिर इन 3 युवा नायकों को रहस्यवादी क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए पुरस्कृत करेगा। मुख्य शिष्य गाओ और मुख्य शिष्य जू, आगे आओ, लॉन्ग यीजुन ने उनसे कहा। गाओ डोंगिया और जू जिए ने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया। इसके बाद लॉन्ग यीजुन उनके सामने खड़ा हुआ और उनमें से प्रत्येक को एक सुनहरा बैज सौंपा। ड्रैगन एसेंस मंदिर कोर शिष्य गाओ और कोर शिष्य जू दोनों को रहस्यवादी क्षेत्र में उनके योगदान के लिए गोल्डन ड्रैगन बैज से पुरस्कृत करता है। धन्यवाद संप्रदाय गुरु। गाओ डोंगिया और जू जिए दोनों ने बैज स्वीकार कर लिए। फिर भी उनके चेहरों पर मुस्कान पूरी तरह से फीकी थी, लगभग ऐसा लग रहा था जैसे वे खुद को मुस्कुराने के लिए मजबूर कर रहे थे। आखिरकार उनमें से किसी को भी विश्वास नहीं था कि वे किसी पुरस्कार के हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने रहस्य क्षेत्र में शायद ही कुछ किया था। हालांकि चूंकि वे इतने सारे लोगों और संप्रदाय के गुरु के सामने थे, इसलिए उनके लिए गोल्डन ड्रैगन बैज को अस्वीकार करना असंभव था। इसलिए उन्होंने अपने चेहरे पर कड़वी मुस्कान के साथ इसे स्वीकार कर लिया। उनके मन में गोल्डन ड्रैगन बैज, जो कि ड्रैगन एसेंस मंदिर में सबसे सम्मानजनक पुरस्कारों में से एक है, उनके लिए एक भागीदारी ट्रॉफी से अधिक कुछ नहीं था। एक बार जब उन्होंने अपना गोल्डन ड्रैगन बैज स्वीकार कर लिया तो गाओ डोंगिया और जू जिए पीछे हट गए। शिष्य हितेश, आगे आओ, लांग यीजुन ने उसे आगे बुलाया। एक क्षण बाद लॉन्ग यीजुन उसके सामने खड़ा हुआ और उसे एक बैज दिखाया जो गाओ डोंगिया और जू जिए को मिले बैज से अलग था। ड्रैगन एसेंस मंदिर ने शिष्य हितेश को रहस्यवादी क्षेत्र में उनके विशाल योगदान के लिए सम्मानित किया, जो कि सर्वोच्च सम्मान है और संप्रदाय की स्थापना के बाद से केवल 2 बार दिया गया है। ओब्सिडियन ड्रैगन पदक, संप्रदाय के इतिहास में इसे प्राप्त करने वाले वह तीसरे व्यक्ति बन गए हैं। जब तक आपके पास ये पदक है,
संप्रदाय के भीतर आपकी स्थिति संप्रदाय के गुरु के समान है और शिष्यों को आपका सम्मान करना चाहिए और आपके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। इसके अलावा ये तब भी लागू होता है जब आप एक दिन संप्रदाय से अलग होने का फैसला करते हैं, बशर्ते आप हमारे साथ विश्वासघात न करें। लॉन्ग यीजुन ने हितेश को ड्रैगन के आकार का एक काला पदक दिया। अन्य दो को मिले बैच की तुलना में हितेश का बैच जेड जैसी सामग्री से तैयार किया गया था और ड्रैगन जैसा आकार दिया गया था, जबकि उनके बैच केवल शब्द उत्कीर्णन के साथ साधारण सुनहरे पदक थे। धन्यवाद संप्रदाय गुरु। हितेश ने चेहरे पर उज्ज्वल मुस्कान के साथ बैच स्वीकार कर लिया। अपने जीवन में अनेक पुरस्कार प्राप्त करने के बावजूद उन्हें अपने काम के लिए पुरस्कार प्राप्त करने में हमेशा खुशी महसूस होती है, क्योंकि इसका अर्थ है कि उनके प्रयास किसी के लिए मायने रखते हैं और व्यर्थ नहीं गए। शिष्यों, इन 3 युवा नायकों के लिए खूब तालियां बजाओ। लॉन्ग यीजुन ने दर्शकों की ओर मुंह करके ऊंची आवाज में कहा। शिखर पर तुरंत ही जय जयकार और तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और यह कुछ मिनट बाद तक नहीं रुकी। जब शोर शांत हो गया तो लॉन्ग यीजुन ने प्रतिभागियों और रहस्यवादी क्षेत्र के बारे में एक संक्षिप्त भाषण दिया और फिर प्रतिभागियों को छोड़कर बाकी सभी को विदा कर दिया। मेरे पास छोटे उम्र तीनों के लिए और भी इनाम है। मेरे साथ ट्रेजरी हॉल में आओ। लॉन्ग यीजुन ने उनसे कहा। मुझे एक क्षण का समय दीजिए संप्रदाय गुरु, हितेश ने वहां जाने से पहले कहा जहां मिनली और मेशो इंतजार कर रहे थे। आप दोनों पहले घर वापस जा सकते हैं। जैसे ही मैं संप्रदाय प्रमुख के साथ काम पूरा कर लूंगा मैं वापस आ जाऊंगा। ठीक है। दोनों ने सिर हिलाया और साथ साथ वहां से चले गए। कुछ समय बाद हितेश और अन्य दो प्रतिभागी लॉन्ग यीजुन के पीछे पीछे ट्रेजरी हॉल तक पहुंचे। आप दोनों ट्रेजरी हॉल से कोई भी खजाना चुन सकते हैं। शिष्य हितेश, आप अपने योगदान के कारण 2 चुन सकते हैं, लॉन्ग यीजुन ने उनसे कहा। हालांकि गाओ डोंगिया ने अचानक अपना मुंह खोला और कहा, संप्रदाय गुरु, मैं यह इनाम स्वीकार नहीं कर सकता। ओह, लॉन्ग यीजुन ने अपनी भौहें उठाईं। जितना मैं इसे स्वीकार करने से नफरत करता हूं, हमने मिस्टिक दाए रे के परिणाम में योगदान देने के लिए कुछ भी नहीं किया। ये सब शिष्य हितेश का काम था। इससे पहले कि हम मिस्टिक पैगोडा तक पहुंच पाते, हमें बाहर निकाल दिया गया। बमुश्किल कोई अंक प्राप्त हुआ। अगर शिष्य हितेश नहीं होते तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि ड्रैगन एसेंस मंदिर अभी किस स्थान पर होता। मैं आखिरी इनाम के लायक भी नहीं हूं, इस इनाम के तो बिल्कुल भी नहीं। गाओ डोंगिया ने इस इनाम को स्वीकार न करने का कारण बताया। बाहर निकाल दिया। ओह, मैं उनके बारे में भूल गया था। मुझे खेद है। हितेश को अचानक एहसास हुआ कि जब उसने मिस्टिक रियल्म को सभी प्रतिभागियों को बाहर निकालने का आदेश दिया था तो उसने गलती से अपने ही साथियों को बाहर निकाल दिया था और उसने मन ही मन उनसे माफी मांगी। मैं शिष्य गाओ संप्रदाय गुरु से सहमत हूँ। मैं ये पुरस्कार स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं स्वीकार कर सकता तो मैं पिछला पुरस्कार भी लौटा देता, जू जिए ने उससे कहा। हम संप्रदाय गुरु ने शांत भाव से उनकी ओर देखा। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने सिर हिलाया। बहुत अच्छा। और अगर तुम्हें पहला इनाम मिलने पर अपराधबोध हो रहा है तो मत हो। यह तुम्हारी गलती नहीं थी कि तुम्हें रहस्यवादी क्षेत्र से बाहर निकाल दिया गया। यह एक अज्ञात घटना थी जिसकी हम में से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। और उसने आगे कहा, और चूंकि तुम लोग ट्रेजरी हॉल में खजाना नहीं चुनोगे, इसलिए मैं तुम लोगों को खेती करने के लिए कुछ आत्मा पत्थर दूंगा। धन्यवाद संप्रदाय गुरु। गाओ डोंगिया और जू जिए ने दृश्य छोड़ने से पहले लॉन्ग यीजुन को प्रणाम किया। आप बहुत सम्माननीय व्यक्ति हैं शिष्य गाओ, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, जू जिए ने बाद में उससे कहा। गाओ डोंगिया ने उससे अलग होने से पहले उसके शब्दों पर केवल नाक भान सिकोड़ी। इस बीच ट्रेजरी हॉल में वापस आकर लॉन्ग यीजुन ने हितेश को उस तिजोरी में ले आया जहां उन्होंने अपने अधिकांश मूल्यवान खजाने को संग्रहित किया था। आगे बढ़ो, जो भी 2 चुनो। तुम्हें पता है, चूंकि अन्य 2 ने खजाना चुनने से इनकार कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें 2 के बजाय 3 खजाने दूंगा। अगर तुम्हें किसी वस्तु के बारे में मदद चाहिए तो बस मुझसे पूछो और मैं तुम्हें बता दूंगा कि वह क्या करती है, और तुम अपना समय ले सकते हो, लॉन्ग यीजुन ने उससे कहा। ठीक है। हितेश ने सिर हिलाया और वह कमरे के अंदर हर खजाने का विवरण देखने के लिए समय लेते हुए जगह के चारों ओर घूमने लगा। ड्रैगन फूल टियर 4 चिकित्सा विवरण। एक फूल जो ड्रैगन के आकार जैसा दिखता है, 15 मिनट के लिए उपयोगकर्ता को अपार शक्ति प्रदान करता है। ड्रैगन जिनसिंग टियर 4 चिकित्सा विवरण। पूरी तरह से परिपक्व होने में 100 साल लगते हैं। ज्यादातर कीमिया में एक घटक के रूप में उपयोग किया जाता है। ड्रैगन धनुष ग्रेट पृथ्वी गुणवत्ता उच्च, आवश्यक शारीरिक शक्ति 8000, मानसिक शक्ति की आवश्यकता 12000। विवरण। स्पिरिट वुड और ड्रैगन सिल्क से बना एक शानदार लंबा धनुष। जैसा कि ड्रैगन शब्द वाले संप्रदाय से अपेक्षा की जाती है, वहां ड्रैगन से संबंधित बहुत सारे खजाने थे।
हालांकि ट्रेजरी हॉल में हर एक खजाने को देखने के बाद भी हितेश कोई खजाना चुनने में असमर्थ था। हालांकि ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वहां कोई खजाना नहीं था जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया। वास्तव में बहुत सारे विकल्प थे और वह हजारों में से सिर्फ एक या दो नहीं चुन सकता था। मेरे पास पहले से ही काफी खजाना है और यहाँ मौजूद कोई भी खजाना मेरे पास पहले से मौजूद खजाने से बेहतर नहीं है। मुझे इन खजानों को मेकशू और यू रॉ को ध्यान में रखते हुए चुनना चाहिए क्योंकि उनके पास ज्यादा नहीं है। हितेश ने मन ही मन सोचा और इस बात को ध्यान में रखते हुए हितेश कमरे में मौजूद खजानों को देखने लगा। हालांकि वह क्या चाहता है इस बारे में सोचने के बजाय उसने खजानों को ऐसे देखा जैसे वह मेक्सियो और यू रॉ के लिए उपहार चुन रहा हो। जियो हुआ फैंग फैंग यंगइन, आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा खजाना मेशो और यू रॉ के लिए उपयुक्त होगा? हितेश ने मदद के लिए विशेषज्ञों की ओर रुख करने का फैसला किया। जाने के मामले में न केवल वे उससे ज्यादा अनुभवी थे बल्कि वे महिलाएं भी थीं। भाई हितेश, उस पृथ्वी ग्रेड खजाने के बारे में क्या जो पंखे जैसा दिखता है? यूरो पंखा इस्तेमाल करती है ना? यह उसके लिए उपयुक्त हो सकता है। जियो हुआ उसे सलाह देने वाला पहला व्यक्ति था। वो पंखा है ना? ये सुनकर हितेश फिर से खजाने को देखने गया। ड्रैगन प्रशंसक ग्रेड पृथ्वी, गुणवत्ता उच्च, आवश्यक शारीरिक शक्ति 5000, मानसिक शक्ति आवश्यक 10,000, विवरण 150% अधिक क्षति। इस हथियार का उपयोग करते समय सभी तकनीकों के लिए क्यूई की लागत 30% कम हो जाती है। वास्तव में ये यू रॉ के लिए एकदम सही खजाना हो सकता है। धन्यवाद जिया हुआ। फिर वह प्रवेश द्वार पर खड़े लॉन्ग यीजुन की ओर देखने लगा और बोला, संप्रदाय गुरु, मेरी पहली पसंद के रूप में मुझे ये ड्रैगन पंखा चाहिए। ड्रैगन फैन लॉन्ग यीजुन ने अपनी भौहें उठाईं। वह हैरान था कि हितेश ने ऐसा अनोखा हथियार क्यों चुना। क्या वह तलवार और खंजर के साथ साथ पंखे का भी इस्तेमाल करता है? अगर यही तुम्हारी पसंद है तो आगे बढ़ो और इसे ले लो। ड्रैगन फैन कई सालों से इस तिजोरी में पड़ा हुआ है क्योंकि आजकल कोई भी पंखे का इस्तेमाल नहीं करता है। लॉन्ग यीजुन ने कुछ देर बाद कहा, सचमुच? क्यों? हितेश खुद को पूछे बिना नहीं रह सका। खैर, अधिकांश साधक पंखे को, जो कि सामान्यतः छोटा और नाजुक दिखता है, कमजोरों के लिए हथियार के रूप में देखते हैं। इसका सुंदर और आकर्षक रूप भी मदद नहीं करता क्योंकि अधिकांश साधक शक्तिशाली या तलवार जैसे लोकप्रिय हथियार चुनना पसंद करते हैं। मैं समझ गया, ये बात तो सही है, लेकिन मेरी बहन को पंखा पसंद है इसलिए मैं उसे यह पंखा ला रहा हूँ। तुम्हारी कोई बहन है? पहली बार यह सुनकर लॉन्ग यीजुन आश्चर्यचकित हुआ। हाँ, उसने सिर हिलाया। वह भाग्यशाली है कि उसे तुम्हारे जैसा भाई मिला। लॉन्ग यीजुन मुस्कुराया। नहीं, यह इसके विपरीत है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे उसकी जैसी देखभाल करने वाली बहन मिली है। अगर वह नहीं होती तो मैं अभी यहाँ नहीं होता, हितेश ने शांति से कहा। क्या ऐसा है? लॉन्ग यीजुन अवाक रह गया और उसने सोचा कि वह किस तरह की इंसान है। आखिरकार ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति की बहन निश्चित रूप से खुद भी काफी प्रतिभाशाली होगी। पहला खजाना चुनने के बाद हितेश ने इधर उधर देखना जारी रखा। मेशो के बारे में क्या? किस तरह का खजाना उसके लिए उपयुक्त होगा? हितेश ने विशेषज्ञों से पूछा। दुर्भाग्यवश उनमें से कोई भी मेशो को पर्याप्त रूप से नहीं जानता था। युवा मास्टर, हम मेशो के बारे में ज्यादा नहीं जानते। आपको हमसे बेहतर पता होना चाहिए कि वह क्या चाहती है, फेंग यूशियांग ने उससे कहा। हालांकि यह सच है कि मैं उसे बहुत लंबे समय से जानता हूं, लेकिन वास्तव में मैं उसे बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता क्योंकि वह आमतौर पर बहुत चुप रहती है। वह अपनी इच्छाओं के बारे में ज्यादा बात नहीं करती। क्योंकि मेशो को नौकर बनने का प्रशिक्षण दिया गया था, इसलिए यदि हितेश उससे पूछे भी कि वह क्या चाहती है तो वह संभवतः उसे उत्तर नहीं दे पाएगी। आखिरकार एक पेशेवर नौकर के रूप में मेशो को केवल अपने स्वामियों की देखभाल करना सिखाया गया था, स्वयं की नहीं। लगता है मुझे एक बार फिर चारों ओर देखना होगा, हितेश ने खुद से कहा जब वह तीसरी बार तिजोरी के चारों ओर घूम रहा था। हितेश अचानक कमरे के अंत में रुक गया जब उसने अपनी आंखों के कोने में एक लाल झिलमिलाहट देखी। वह उस लाल बत्ती के पास पहुंचा और देखा कि एक छोटे से लाल बक्से के अंदर लाल क्रिस्टल के साथ एक चांदी की अंगूठी रखी हुई थी। ड्रैगन रूबी रिंग, ग्रेड स्वर्ग, गुणवत्ता मध्यम, विवरण उपयोगकर्ता की आधारभूत मानसिक शक्ति और मानसिक रक्षा में 30% की वृद्धि करता है। 50,000 वृद्धि सीमा। संप्रदाय गुरु, मुझे लगता है कि मैं अपने दूसरे खजाने के लिए इस अंगूठी को चुनना चाहता हूं, हितेश ने उससे कहा। उसे इस अंगूठी को लेने की तीव्र इच्छा महसूस हो रही थी जिसे वह किसी तरह 2 बार चूक गया था। ओह, ड्रैगन रूबी रिंग, ये किसी की मानसिक शक्ति और सुरक्षा को बहुत बढ़ा देगी। यह एक महान खजाना है जिसके पीछे एक किंवदंती भी है, ऐसा इसे मूल्यांकित करने वाले विशेषज्ञ ने कहा है। किंवदंती किस तरह की? हितेश ने पूछा। उसकी दिलचस्पी बढ़ गई।
खैर, किंवदंती है कि यह एक बार एक निश्चित ड्रैगन कबीले के शाही परिवार से संबंधित था और उस लाल क्रिस्टल को ड्रैगन के खून की एक बूंद के साथ गढ़ा गया था, इसलिए इसका रंग लाल है, जबकि उस प्रकार की सामग्री लाल रंग में मौजूद नहीं है। ओह, ये भी संस्थापक को ही मिला था जब वह ड्रैगन मंदिर के अंदर गया था। वास्तव में इनमें से अधिकांश खजाने ड्रैगन मंदिर के अंदर ही पाए गए थे। लॉन्ग यीजुन ने कहा, ड्रैगन मंदिर है ना? उस जगह के लिए मेरी उत्सुकता और भी बढ़ गई है। हितेश ने कहा, हाँ, 4 दिनों में जब तुम यहाँ आओगे तो इसका इंतजार करोगे। लॉन्ग यीजुन ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ क्षण बाद हितेश तीसरे खजाने की तलाश में वापस लौटा। मेक्सियो और यूरो दोनों के पास अब खजाना है, लेकिन मेरे पास अभी भी एक खजाना है जिसे चुनना है। मुझे क्या चुनना चाहिए? हितेश ने मन ही मन सोचा। फिर उन्होंने विशेषज्ञों से पूछा, क्या आप में से किसी को इस जगह से कुछ चाहिए? जियो हुआ को किसी चीज की जरूरत नहीं है। जियो हुआ ने कहा, मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, लेकिन प्रस्ताव के लिए धन्यवाद युवा मास्टर। फेंग युक्सियान ने कहा, तुम्हारा क्या हाल है यंगयिंग? उन्होंने कहा, मैं बिना किसी चीज के भी ठीक हूँ। अचानक लॉन्ग यीजुन ने कहा, यदि आप अपना अंतिम खजाना नहीं चुन सकते हैं तो क्या मैं आपको एक सिफारिश दे सकता हूँ? ठीक है, हितेश ने सिर हिलाया। इसके बाद लॉन्ग यीजुन एक खजाना लेने गया और उसे हितेश को दिखाया। आपके पास सोल वेपन्स हैं, है ना? इस बोतल में सोल लिक्विड नामक एक विशेष तरल पदार्थ है। यदि आप इसमें से कुछ अपने सोल वेपन्स पर डालते हैं तो यह उनकी वृद्धि दर को बढ़ा देगा जब तक कि यह स्तर ऊपर न हो जाए। ओह, यह तो काफी उपयोगी लगता है, हितेश ने कहा। ठीक है, मैं इसे अपने तीसरे खजाने के रूप में चुनूंगा। धन्यवाद संप्रदाय गुरु, हितेश ने उससे कहा। हाँ, मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए शिष्य हितेश। लॉन्ग यीजुन हंसा। वैसे भी मैं 4 दिन में आपसे संपर्क करूंगा जब ड्रैगन मंदिर तैयार हो जाएगा। तब तक आप जो चाहें कर सकते हैं। कुछ समय बाद हितेश ट्रेजरी हॉल से निकलकर अपने रहने के क्वार्टर में वापस आ गया, जहां मेशो और मिनली उसका इंतजार कर रहे थे। मेशो, यह एक खजाना है जो मैंने तुम्हारे लिए चुना है। हितेश ने तुरंत उसे ड्रैगन रूबी रिंग सौंप दी। धन्यवाद। मेशो का पास कहने के लिए शब्द नहीं थे जब हितेश ने अचानक उसे एक अंगूठी थमा दी। उसे ऐसा लगा जैसे वह उसे प्रपोज कर रहा था। हितेश से ड्रैगन रूबी रिंग स्वीकार करने के बाद मेशो ने तुरंत अंगूठी अपने दाहिने हाथ में पहन ली, क्योंकि अगर वह इसे दूसरे हाथ में पहनती तो लोगों का बहुत अधिक ध्यान आकर्षित होता। मिनली ने अपने चेहरे पर अजीब भाव के साथ उनके छोटे से हिस्से को देखा और वह मन ही मन सोच रही थी कि क्या वे वास्तव में सिर्फ दोस्त थे या उससे भी अधिक कुछ। ठीक है शिष्या मिन, चलो स्थिति के बारे में और बात करते हैं। इस स्थिति में आप मुझसे क्या करवाना चाहेंगी? क्योंकि मैं आपके परिवार में शामिल नहीं हो सकती, लेकिन अगर मैं नहीं होती तो आपके माता पिता आपको गलत तरीके से दंडित करेंगे और इसके बारे में जानने के बाद मैं कुछ नहीं कर सकती। हितेश बैठ गई और उससे पूछा, ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं पता। जब से मुझे अपने पिता का संदेश मिला है तब से मैं इस बारे में सोच रहा हूं, लेकिन मुझे अपनी समस्या का कोई अच्छा समाधान नहीं सूझ रहा है। शायद मुझे कभी भी आध्यात्मिक स्वर्ग में जाने के लिए नहीं लिखा गया था। शायद यह मेरी किस्मत है कि मैं निचले स्वर्ग में रहूं और मेरे परिवार द्वारा मेरे साथ एक वस्तु की तरह व्यवहार किया जाए, जो अंततः मुझे किसी दूसरे परिवार को बेच देगा, जहां मेरे साथ और भी बुरा व्यवहार किया जाएगा। मिनली दूसरे परिवार को बेचे जाने और उनका खिलौना बनने के विचार से कांप उठी। मैं ऐसा तुम्हारे साथ नहीं होने दूंगा, हितेश ने चेहरे पर सख्त भाव लाते हुए कहा। और उन्होंने आगे कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अपने माता पिता द्वारा बुरा व्यवहार किया जाना कैसा लगता है। हालांकि मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन मैं निश्चित रूप से इसके बारे में कुछ करूंगा। मैं वादा करता हूं। और भले ही आप कहते हैं कि यह मेरी गलती नहीं है, यह मेरी समस्या है, क्योंकि मैं ही वह कारण हूं जिसकी वजह से आप इस स्थिति में हैं। शिष्य हितेश, धन्यवाद और क्षमा करें। मिनली को इस समय हितेश पर झपटने और उसे चूमने की तीव्र इच्छा महसूस हुई, लेकिन उसने रोने के बजाय खुद को रोक लिया। मुझे इस बारे में सोचने के लिए कुछ दिन दो, ठीक है? मैं इस बीच कुछ सोचने की कोशिश करूंगी, हितेश ने उससे कहा। ठीक है, मिनली ने सिर हिलाया। कुछ समय बाद मिनली अपने रहने के स्थान पर लौट आए। जब मिनली वहां से चली गई तो हितेश थककर सोफे पर लेट गया। अब मुझे क्या करना चाहिए? जियो हुआ, फैंग फैंग, यंगयिंग, कोई भी, हितेश ने उनकी मदद के लिए पुकारा। कुछ ही देर बाद तीनों नौकर उसके सामने आए। मैंने तुमसे कहा था कि 7 विरासत परिवार स्वार्थी लोगों का एक समूह है जो केवल अपनी प्रतिष्ठा की परवाह करते हैं, युवा मास्टर। मेरा कहना है कि तुम इन परिवार से जितना संभव हो सके उतना दूर रहना चाहिए। फेंग युक्सियांग ने उससे कहा। लेकिन शिष्या मिन की स्थिति क्या है? मैं उसे अनदेखा नहीं कर सकता, हितेश ने कहा। हितेश मास्टर, मुझे ये कहने में बहुत अरुचि है।
लेकिन आपको भी शायद उसे अनदेखा कर देना चाहिए और उसे खुद ही स्थिति को संभालने देना चाहिए, क्योंकि उसकी मदद करने से आपके लिए अनचाही परेशानी खड़ी हो सकती है। साधना की दुनिया कभी कभी इस तरह से कठोर और क्रूर होती है। हितेश ने अपना सिर हिलाया और शांत स्वर में कहा, साधना जगत भले ही कठोर हृदय वाला हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। मैं एक साधक हो सकता हूं, लेकिन साधना जगत मेरे चरित्र या नैतिकता को परिभाषित नहीं करता और नहीं करेगा। फेंग यूजियांग उनके भव्य भाषण को सुनकर अवाक रह गई, जिसने उसके दिल को छू लिया। मैं समझ सकता हूं कि शिष्य में इस समय कितना दर्द और तनाव महसूस कर रहा है, क्योंकि मेरे माता पिता ने भी मेरे साथ बुरा व्यवहार किया था। यहाँ तक कि मेरे परिवार ने भी मुझे छोड़ दिया था, और वह भी सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार। हितेश ने उन्हें ये बात बताई। क्या तुम्हारे परिवार ने तुम्हें फेंक दिया? किस तरह के मूर्ख माता पिता ऐसी साधना प्रतिभा को फेंक देंगे? फेंग यूक्सियांग ने बिना सोचे समझे कहा, क्योंकि यह बहुत चौंकाने वाला था। यहाँ तक कि जियाओ हुआ का भी मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। यदि दुनिया को पता चले कि किसी परिवार ने 18 वर्षीय स्पिरिट ग्रैंडमास्टर को परिस्थिति की परवाह किए बिना फेंक दिया है, तो वह परिवार इतिहास में दुनिया का सबसे बड़ा हंसी का पात्र बन जाएगा। अब जबकि हितेश की प्रतिभा रहस्यवादी क्षेत्र के माध्यम से निचले स्वर्ग तक प्रकट हो चुकी है, वस्तुतः 7 विरासत परिवारों सहित हर बड़ा परिवार उसे किसी भी कीमत पर भर्ती करने की कोशिश कर रहा है। ये सोचना कि कोई उस खजाने को फेंक देगा जिसके लिए हर कोई जान दे सकता है, यहाँ तक कि मूर्ख भी ऐसा नहीं करेंगे। क्या इसलिए आप अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बात करना पसंद नहीं करते? अब मैं इसे पूरी तरह से समझ गया हूं, हितेश मास्टर। फेंग यूक्सियांग ने स्थिति को गलत समझते हुए कहा। मैं एक अपंग व्यक्ति था जो खुद को खाना भी नहीं खिला सकता था, और मैं पूरे दिन बिस्तर पर लेटा रह सकता था और कोई मुझे खाना खिलाता था और बाकी सब कुछ जो एक सामान्य व्यक्ति आसानी से कर सकता था। और उस स्थिति में मैं अपने परिवार के लिए बोझ के अलावा कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे फेंक दिया। हितेश ने आह भरी। ओह, मुझे यह नहीं पता था। अब बड़ी ही अपने अशिष्ट सुझाव के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, युवा मास्टर। लेकिन कम से कम आप अपने दुर्भाग्य पर काबू पाने में कामयाब रहे। फेंग यूक्सियांग ने अपने चेहरे पर एक मासूम मुस्कान के साथ कहा। इस समय हितेश का पूरी तरह कार्यात्मक और प्रतिभा की पराकाष्ठा पर देखकर कोई यह अनुमान लगा सकता है कि वह अपनी अपंग अवस्था से पूरी तरह उबर चुका है। खैर, हितेश के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान दिखाई दी। वो सिर्फ इसी दुनिया में काम कर रहा था, दूसरी दुनिया में ... इतना नहीं। हालांकि वह प्रगति कर रहा है, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से ठीक होने से बहुत दूर है। खैर, मेरे बारे में बहुत हो गया। शिष्य मिन को अभी मदद की जरूरत है। मुझे क्या करना चाहिए? मैं इस स्थिति में क्या कर सकता हूँ? हितेश ने जल्दी से विषय बदलकर मिनली पर वापस आ गया। आप मिन परिवार को नष्ट कर सकते हैं, फेंग यूक्सियांग ने फिर से सुझाव दिया। हितेश ने चेहरे पर शिकन लिए उसकी ओर देखा। मजाक बंद करो फेंग, मैं गंभीरता से कह रहा हूँ। फेंग यूजियांग कहना चाहता था कि वह मजाक नहीं कर रही थी, क्योंकि मिन परिवार को नष्ट करने से अधिकांश समस्याएं कुशलतापूर्वक हल हो जाएंगी। जब मैं नष्ट करने की बात करती हूं तो इसका मतलब मारना नहीं होता। भूल जाओ। वह हितेश को और अधिक क्रोधित नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अपना मुंह बंद रखा। कुछ देर चुप रहने के बाद लैन यंगइंग बोली, क्या वह अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती? इससे उसकी अधिकांश समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन अगर वह आगे बढ़ने के लिए अपने परिवार पर निर्भर रहना चाहती है, तो दुर्भाग्य से हम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। भाई हितेश अगर सचमुच चाहे तो उसे ऊपर चढ़ने में मदद कर सकता है, जियो हुआ ने अचानक कहा, जिससे वहां मौजूद सभी लोग अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखने लगे। जियो हुआ निश्चित रूप से पर युवा मास्टर को उस लड़की को स्वर्ग की सीढ़ी के माध्यम से आत्मा स्वर्ग में लाने का सुझाव नहीं दे रही है ना? फेंग यूक्सियांग ने उसके चेहरे पर अविश्वास की झलक के साथ उससे पूछा। जियो हुआ ने सिर हिलाया और कहा, भाई हितेश, एक तरीका है जो एक व्यक्ति को या कुछ लोगों को स्वर्ग की सीढ़ी पार किए बिना अगले स्वर्ग में चढ़ने की अनुमति देता है। सचमुच? मुझे इसके बारे में बताओ, हितेश ने तुरंत कहा। हालांकि जियो हुआ को भाई हितेश को चेतावनी देनी चाहिए कि यह विधि अनुशंसित नहीं है और कोई भी इसे अच्छे कारण से नहीं करता है, जियो हुआ ने कहा। और उसने आगे कहा, स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ने वाला एक व्यक्ति अपने साथ अधिकतम 9 लोगों को ला सकता है, और जब तक वह व्यक्ति सभी परीक्षणों को पार कर लेता है, तब तक पर्वतारोही सहित सभी 9 लोग आत्मिक स्वर्ग तक चढ़ने में सक्षम हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में, भाई हितेश अपने साथ 9 लोगों को आत्मिक स्वर्ग में ला सकता है। हालांकि आपके द्वारा लाया गया प्रत्येक व्यक्ति आपके परीक्षणों की कठिनाई को बहुत बढ़ा देगा, जिससे पहले से ही असंभव प्रतीत होने वाली चुनौती और भी कठिन हो जाएगी, और जितने अधिक लोग आप लाएंगे, यह उतना ही कठिन होता जाएगा। इसलिए कोई भी इस पद्धति का उपयोग नहीं करता है। आप अनिवार्य रूप से उनके लिए परीक्षण कर रहे हैं। क्या इसका मतलब यह है कि मैं पहले से ही अपने साथ 3 लोगों को ला रहा हूं, क्योंकि मैं खुद ऊपर चढ़ते समय आप तीनों को निचले स्वर्ग में नहीं छोड़ सकता?
हितेश ने फिर पूछा। जिया हुआ ने सिर हिलाया, हाँ और नहीं। जिया हुआ और फीनिक्स ऊपरी स्वर्ग से आए थे, इसलिए हम बिना किसी परीक्षण के स्वर्ग की सीढ़ी के माध्यम से चढ़ सकते हैं। लेकिन हम अपने स्वयं के कारणों से यहाँ नीचे रह रहे हैं। यंगयिंग के बारे में क्या? वह रहस्यवादी क्षेत्र में पैदा हुई थी जो निचले स्वर्ग में है। मिस स्नैक को अगले स्वर्ग में चढ़ने के लिए परीक्षणों को पास करना होगा क्योंकि वह निचले स्वर्ग में पैदा हुई थी, लेकिन क्योंकि वह भाई हितेश की दासी है जो एक स्वर्गीय अनुबंध से बंधी हुई है, वह आपके परीक्षणों की कठिनाई को उतना नहीं बढ़ाएगी जितना कि एक साधारण व्यक्ति जो आपका सेवक नहीं है, और वह कोई स्लॉट नहीं लेगी, इसलिए आप अभी भी हमारे साथ 9 अन्य लोगों को अपने साथ ला सकते हैं। जियो हुआ ने उसे समझाया। मैं समझ गया। वास्तव में मैं शिष्या मिन को आत्मिक स्वर्ग में लाने के लिए इस विधि का उपयोग कर सकता हूँ, जिससे वह अपने परिवार को छोड़ सकेगी क्योंकि अब उसे स्वर्गारोहण के लिए उन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसके अलावा मैं यू रो और मेशो को भी अपने साथ ला सकता हूँ। हितेश ने बड़बड़ाते हुए मेशो की ओर देखा। बेशक जब वह स्वयं स्वर्गारोहण करेंगे तो वे उन्हें पीछे नहीं छोड़ेंगे। वहां मौजूद सभी लोग मेशो की ओर देखने लगे। फेंग युक्सियांग ने फिर कहा, हालांकि मैं समझता हूं कि अगर युवा मास्टर मेशो और यू रॉ का समर्थन करना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि मुझे मिनली को लाने का विचार पसंद है क्योंकि एक अकेला व्यक्ति पहले से ही आपके परीक्षणों की कठिनाई को बढ़ा देगा। 3 की तो बात ही छोड़िए। और क्या होगा अगर आप भविष्य में किसी अन्य व्यक्ति की मदद करने का फैसला करते हैं? यह आपके लिए और भी अधिक बोझ होगा। युवा मास्टर, हितेश ने पूछा, मुझे लगता है कि अगर मैं 3 लोगों का भी भरण पोषण करूं तो भी मैं ठीक रहूंगा। सबसे बुरी बात क्या हो सकती है? अगर मैं परीक्षण में असफल हो जाऊं तो क्या मैं इसे दोबारा नहीं ले सकता? ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन आप हर 4 साल में एक बार ही स्वर्ग की सीढ़ी को चुनौती दे सकते हैं अगर आप असफल हो जाते हैं। और निचले स्वर्ग में पूरे 4 साल बर्बाद करना, जब आप बेहतर संसाधनों वाले स्थान पर अपने साधना आधार को बेहतर बना सकते हैं। ये वास्तव में समय और प्रतिभा की बर्बादी है, खासकर आपके मामले में युवा गुरु। मेरी राय में आपके समय के 4 साल दूसरों के लिए 40,000 साल के बराबर हैं, अगर उससे भी ज्यादा नहीं। फेंग युक्सियांग ने कहा। जिया हुआ फीनिक्स से सहमत है। भाई हितेश का समय और प्रतिभा अविश्वसनीय रूप से कीमती है। आप यहाँ 4 साल बर्बाद नहीं कर सकते। आपको साधना शुरू किए हुए अभी आधा साल भी नहीं हुआ है और आप पहले से ही एक आत्मा ग्रैंड मास्टर हैं। जिया हुआ कल्पना भी नहीं कर सकता कि अगर आप आगे बढ़ते रहे तो 4 साल में आप क्या बन जाएंगे। लैन यंगयिंग और फेंग युक्सियांग ने जियो हुआ की ओर देखा। हितेश को साधना शुरू किए हुए अभी आधा साल भी नहीं हुआ है। ये कैसे संभव है? शायद यह ऊपरी स्वर्ग में संभव हो सकता है जहां आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत बेहतर है, लेकिन निचले स्वर्ग में ऐसी असामान्य वृद्धि संभव नहीं होनी चाहिए। वैसे भी अगर मैं असफल हो जाती हूं तो यही होगा। इसका मतलब है कि मैं पर्याप्त रूप से योग्य नहीं हूं और मुझे ऊपर उठना नहीं था। यह मेरे जीवन के केवल 4 साल हैं। हालांकि अगर शिष्या में असफल हो जाती है तो उसका पूरा जीवन नष्ट हो सकता है। हितेश ने कहा। तभी उसे कुछ एहसास हुआ। ओह ठीक है, क्या होगा अगर मैं अकेले बड़ी ही आत्मिक स्वर्ग में चढ़ जाऊं और फिर सीनियरनी की तरह निचले स्वर्ग में उतर जाऊं और इस तरह लोगों को अपने साथ आत्मिक स्वर्ग में ले जाऊं? हितेश ने पूछा। ये काम नहीं कर सकता। जियो हुआ ने अपना सिर हिलाया। क्यों नहीं? निचले स्वर्ग में आने के लिए या किसी भी स्वर्ग से उतरने के लिए किसी को उस स्वर्ग के स्वामी से ऐसा करने की अनुमति लेनी होगी, और यह ऐसी चीज नहीं है जिसे आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, खासकर यदि आप सिर्फ आत्मा स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। फेंग युशियांग ने उससे कहा। प्रत्येक स्वर्ग का स्वामी एक शासक की तरह। जिया हुआ ने सिर हिलाया। प्रत्येक स्वर्ग में निचले स्वर्ग के अलावा एक सच्चा शासक होता है जो पूरे विश्व की देखरेख करता है। उसकी अनुमति के बिना आप नीचे नहीं उतर पाएंगे, और यदि आप अनुमति प्राप्त भी कर लेते हैं तो आपके पास नीचे आने के लिए पर्याप्त संसाधन होने चाहिए। फेंग युक्सियांग ने फिर कहा। इसके बारे में इस तरह से सोचें, युवा गुरु। वह आत्मा राजा जो आत्मा स्वर्ग से नीचे आया था, उसे 3 लोगों को अपने साथ आत्मा स्वर्ग में लाने के लिए सभी 7 आत्मा अकादमियों की मदद की आवश्यकता थी। आप केवल कल्पना कर सकते हैं कि एक व्यक्ति को लाने के लिए कितने संसाधनों की आवश्यकता होगी। 3 लोगों की तो बात ही छोड़िए, तो उन्हें पहले तरीके से ऊपर लाना आसान है ना? ठीक है माँ, ने फैसला कर लिया है। मैं उन्हें स्वर्ग की सीढ़ी के जरिए अपने साथ ऊपर ले आऊंगा। हितेश ने दृढ़ स्वर में कहा। अगर यह भाई हितेश का निर्णय है तो जियो हुआ इसका समर्थन करेगा। जियो हुआ ने उससे कहा। धन्यवाद जियो हुआ। हितेश ने बाहर जाकर उसका दरवाजा खटखटाने से पहले कहा, मैं अभी शिष्या मिन से बात करूंगी और देखूंगी कि वह क्या सोचती है। युवा गुरु वास्तव में निस्वार्थ है ना? यदि कोई अन्य साधक होता तो वे इतने उदार नहीं होते। पिछली बार कब किसी ने किसी अन्य व्यक्ति को स्वर्ग की सीढ़ी से ले जाने की पेशकश की थी, मुझे याद भी नहीं है।
फैंग युक्सियांग ने आह भरी। कभी कभी मुझे लगता है कि हितेश मास्टर बहुत दयालु हैं। भविष्य में जब सब कुछ उन पर टूट पड़ेगा तो यह उनके लिए और भी कठोर हो जाएगा। जियो हुआ ऐसा नहीं होने देगा, जियो हुआ ने अचानक कहा। फैंग युक्सियांग ने उसकी ओर देखा और कहा, मेरा इरादा तुम्हें अपमानित करने का नहीं है। लेकिन भले ही तुम एक आत्मा राजा हो, तुम केवल निचले स्वर्ग में अजेय हो, और शायद आत्मा स्वर्ग में भी। हालांकि इससे ऊपर कुछ भी, अगर वह किसी मुसीबत में पड़ जाता है तो तुम उसकी मदद करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे। वास्तव में हितेश मास्टर आसानी से हमसे आगे निकल जाएगा। जियाओ हुआ एक पल के लिए चुप रहा और फिर शांत स्वर में बोला, जियाओ हुआ के पास भाई हितेश की रक्षा करने के अपने तरीके हैं, भले ही हम ऊपरी स्वर्ग में चले जाएं। अब फैंग युक्सियांग के पास अवाक होने की बारी थी। अब जब वह इस बारे में सोचती है तो उसे जियाओ हुआ की पृष्ठभूमि के बारे में कुछ भी पता नहीं है, या वह का आत्मा राजा होने के बावजूद निचले स्वर्ग में कैसे रह सकती है। ठीक है, जब तक युवा मास्टर मुझे अभिशाप को कमजोर करने में मदद करते हैं, मैं अपनी सीलबंद ताकत वापस पाने में सक्षम हो जाऊंगी, इसलिए मैं भविष्य में उसकी रक्षा करने में सक्षम हो जाऊंगी, भले ही हम ऊपरी स्वर्ग में हों। फैंग युक्सियांग ने गर्व भरी आवाज में कहा। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे वह जियो हुआ से शेखी बघार रही थी कि उसे हितेश की रक्षा करने का पूरा भरोसा है। जियाओ हुआ ने उसे शांत नजर से देखा और उसने अचानक पूछा, क्या होगा यदि आप अपने साधना आधार को अभी बहाल करते हैं जबकि हम निचले स्वर्ग में हैं? क्या आपको ऊपरी स्वर्ग में वापस जाने के लिए मजबूर किया जाएगा? ओह! फैंग युक्सियांग एक बार फिर अवाक रह गई, क्योंकि उसने इस बारे में कभी नहीं सोचा था जब तक कि जियो हुआ ने इसका उल्लेख नहीं किया। ये बुरा होगा यदि वह अपनी साधना का आधार पुनः स्थापित कर ले, जबकि हितेश अभी भी निचले स्वर्ग में है, क्योंकि इसका अर्थ होगा कि उसे हितेश से अलग होना पड़ेगा। शायद मुझे उसके ऊपर चढ़ने तक उसका खून ज्यादा नहीं पीना चाहिए, ताकि सुरक्षा बनी रहे। उसने बुदबुदाया। बेशक लैन यंगयिन स्थिति को लेकर पूरी तरह से उलझन में थी, क्योंकि वह फैंग युक्सियांग या जियो हुआ को इतना नहीं जानती थी कि वह बातचीत में शामिल हो सके, और वह खुद को थोड़ा अलग थलग महसूस कर रही थी। इस बीच मिनली के रहने के क्वार्टर के बाहर हितेश ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। शिष्य हितेश, क्या बात है? मिनली ने अपनी भौहें उठाई, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसे इतनी जल्दी फिर से देख पाएगी। मेरे पास आपकी समस्या का समाधान है, उसने तुरंत कहा। सच में? कृपया मुझे बताओ। मिनली की आंखें प्रत्याशा से चमक उठीं। मुझे लगता है कि तुम्हें उस परिवार को छोड़ देना चाहिए, हितेश ने उसे बिना घुमाए फिराए सीधे शब्दों में कह दिया। हम। मिनली की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। आप चाहते हैं कि मैं मिन परिवार को छोड़ दूं? अगर मैं ऐसा करती हूं तो मैं आत्मिक स्वर्ग में नहीं जा पाऊंगी। कम से कम मेरे लिए ऐसा करने का यही सबसे अच्छा मौका है, उसने कहा। कोई बात नहीं, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, हितेश ने फिर कहा, जिससे वह और भी अधिक अचंभित हो गई। क्या मतलब है तुम्हारा? उसने पूछा। मैं तुम्हें आत्मिक स्वर्ग तक जाने में सहायता करूंगा, उसने तुरंत उत्तर दिया। हाँ, कैसे? वह चकित स्वर में बुदबुदाई। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें स्वर्ग की सीढ़ी तक अपने साथ ले जाऊंगा। तुम ऐसा करोगे? लेकिन क्या इससे तब छोटे तुम्हारी परेशानियां और भी कठिन नहीं हो जाएंगी? क्या तुम सच में मुझे अपने साथ लाना चाहते हो? मिनली ने पूछा। हितेश ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह एकमात्र समाधान है जिसके बारे में मैं सोच सकता हूं जो आपकी स्थिति में मदद करेगा। मैं मिन परिवार में शामिल नहीं हो सकता, इसलिए आपका परिवार निश्चित रूप से आपको इसके लिए दंडित करेगा, जिसका अर्थ है कि आपके ऊपर चढ़ने की संभावना शायद शून्य होगी। हालांकि यदि आप उस परिवार को छोड़ देते हैं तो आपके पास मेरे साथ ऊपर चढ़ने की अधिक संभावना होगी। मैं आपको ये वादा नहीं कर सकता कि हम सफलतापूर्वक ऊपर चढ़ने की गारंटी देंगे, लेकिन मैं निश्चित रूप से हम सभी को आत्मा स्वर्ग में ले जाने की पूरी कोशिश करूंगा। हम सब। क्या हमारे साथ और भी लोग आएंगे? हाँ, मैं अपनी बहन और मेक्षु को भी अपने साथ आत्मा स्वर्ग ले जाना चाहता हूँ, हितेश ने सिर हिलाया। ये 3 लोग हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम हम सबको स्वर्ग की सीढ़ी तक ले जा सकते हो? मैं जानता हूं कि तुम बहुत प्रतिभाशाली हो, लेकिन 3 लोग हैं। मिनली अचानक वहीं रुक गई और चुप हो गई। इस डर से वह न केवल ऊपर उठने में असमर्थ होगी, बल्कि यदि उसे किसी अन्य परिवार को नहीं बेचा गया तो उसे परिवार से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए सबसे अच्छा विकल्प निश्चित रूप से हितेश पर भरोसा करना था, जिसे वर्तमान आना में कई लोगों द्वारा निचले स्वर्ग में नंबर 1 प्रतिभाशाली कहा जा रहा है। इसके अलावा अगर वह उसके साथ रहेगी तो कम से कम उसे ऊपर चढ़ने का मौका तो मिलेगा। अगर वह अपने परिवार के साथ रहेगी तो शायद वह अगले कुछ साल भी न जी पाए। मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती, उसने धीमी आवाज में कहा। वह चाहे उस पर निर्भर रहना चाहती थी, लेकिन उसका अपना स्वाभिमान था और किसी पर पूरी तरह निर्भर रहना स्वीकार करना उसके लिए कठिन था। हालांकि वह अपने परिवार पर निर्भर रही है, लेकिन कम से कम उसे इसके लिए काम तो करना पड़ा। इस बारे में क्या ख्याल है, शिष्य हितेश?
मैं पहले स्वर्ग की सीढ़ी को चुनौती दूंगा और अगर मैं सफल नहीं हुआ तो मैं उस समय आप पर भरोसा करूंगा। मिन लिन ने अचानक सुझाव दिया। उन्होंने कहा, कम से कम मैं ये तो कह सकती हूं कि मैंने प्रयास किया। हितेश ने सिर हिलाया, अच्छा लगता है। मिन ली ने अपना सिर उठाया और साफ नीले आसमान को देखने लगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मिन परिवार को इस तरह छोड़ दूंगी, उसने आह भरते हुए कहा। कुछ समय बाद उसने हितेश से पूछा, तुम स्वर्ग की सीढ़ी को चुनौती देने की योजना कब बना रहे हो? ईमानदारी से कहूं तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यह शायद कुछ महीनों बाद ही होगा। अगर यह बहुत लंबा समय है तो मुझे खेद है। केवल कुछ महीने, ये तो बहुत जल्दी है, मिन ली ने चिल्लाकर कहा, जिससे हितेश आश्चर्यचकित हो गया। जल्दी? कुछ महीने तो जल्दी है। हितेश ने उससे पूछा। बेशक, मैं कम से कम कुछ साल की उम्मीद कर रही थी, मिन ली ने तुरंत कहा। कुछ साल? ये तो बहुत लंबा समय है। हितेश ने आश्चर्य से कहा, मैं कुछ महीनों में आत्मा गुरु भी नहीं रह जाऊंगी। मैं इतने कम साधना आधार के साथ स्वर्ग की सीढ़ी को चुनौती नहीं दे सकती। यह आत्महत्या के समान होगा, उसने उससे कहा। हितेश ने सोचा, ऐसा लगता है कि अंत में तुम्हें मुझ पर ही निर्भर रहना पड़ेगा, वह हंसते हुए बोला। ये ठीक है, इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। ऐसे समय आएंगे जब आपको अपनी स्थिति चाहे जो भी हो, किसी की मदद की आवश्यकता होगी। मिन ली ने उसकी बातें सुनकर आह भरी। जो भी हो, मुझे लगता है कि मैं इसका पता तब लगा लूंगा जब तुम वास्तव में स्वर्ग की सीढ़ी को चुनौती देने वाले होगे। उन्होंने कहा, अब माँ, छोटे मुझे इस बात की चिंता है कि मैं मिन परिवार को कैसे छोड़ूं। क्या तुम उन्हें यह नहीं बता सकती कि तुम परिवार छोड़ रही हो? मैंने तो उन्हें बताए बिना ही अपना परिवार छोड़ दिया। हितेश ने उससे कहा। क्या तुमने अपना परिवार छोड़ दिया? मिन ली ने यह अप्रत्याशित समाचार जानने के बाद उसे बड़ी आंखों से देखा। हितेश ने सिर हिलाया और कहा, खैर, वे मुझे अस्वीकार करने वाले थे और मैंने उससे पहले ही चले जाने का निर्णय कर लिया। तुमने अपना परिवार क्यों छोड़ा? अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं पूछूं। ये सरल है, मैं अब उनके लिए उपयोगी नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। हमारे परिवार इस तरह से समान हैं कि वे दोनों केवल पूर्णता को स्वीकार करते हैं। अगर मैं प्रतियोगिताओं के दौरान कोई गलती करता हूं, भले ही मैं प्रतियोगिता जीत जाऊं, तो मुझे इसके लिए डांटा जाएगा और दंडित किया जाएगा। और अब जब मैं उनके छोटी इसी काम का नहीं रहा तो उन्होंने मुझे त्यागने का निर्णय ले लिया। मुझे ये सुनकर खेद है, मिन ली ने उससे कहा। दुखी मत हो, ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अगर मैं परिवार छोड़ना भी चाहूं तो यह उतना आसान नहीं है जितना लगता है। 7 विरासत परिवारों के सदस्य के रूप में मैं बिना अनुमति के परिवार को नहीं छोड़ सकता, और ज्यादातर मामलों में जो लोग परिवार छोड़ना चाहते हैं उन्हें जाने की अनुमति देने से पहले उनके साधना आधार को कमजोर करना पड़ता है, मिन ली ने कहा। और उसने आगे कहा, यदि मैं उनकी अनुमति के बिना चली जाऊंगी तो मैं भगोड़ा बन जाऊंगी और वे मुझे ढूंढकर मार डालेंगे। क्या बात है? हितेश ने चौंक कर कहा। हितेश ने कहा, वे तुम्हें सिर्फ इसलिए मार देंगे क्योंकि तुम बिना अनुमति के परिवार से बाहर चले गए। इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? जब आप पर्याप्त शक्तिशाली होते हैं तो सब कुछ अनुमत है। फेंग युक्सिया की आवाज अचानक उसके पीछे गूंजी। उन्होंने आगे कहा, मनुष्य के नियम बलवानों पर लागू नहीं होते। तुम? मिन ली फेंग युक्सिया की अचानक उपस्थिति से आश्चर्यचकित थी, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। मैं युवा मालिक की नौकर हूं, उसने गर्व से उत्तर दिया। ससेवक, मिन ली ने घबराई हुई आवाज में बुदबुदाया। खैर, मेरे पास एक सुझाव है, युवा मास्टर, फेंग युक्सियांग ने कहा। तुम मुझे उसके परिवार को नष्ट करने के लिए नहीं कहोगे ताकि वह सुरक्षित रूप से निकल सके, है ना? हितेश ने संकुचित आंखों से उसकी ओर देखा। हाँ, बिल्कुल नहीं, फेंग युजियांग ने चेहरे पर एक कठोर मुस्कान के साथ हंसी। मैं ये कहना चाहती थी कि यदि युवा मास्टर उनके दरवाजे पर आकर उनसे इस युवती को यहाँ सौंपने की मांग करें तो वे उसे बिना किसी परेशानी के सौंप सकते हैं, उसने आगे कहा। क्या इतना आसान? क्या ये सचमुच काम करेगा? हितेश ने पूछा, उसके सुझाव पर संदेह करते हुए और उसके शब्दों के पीछे के अर्थ से पूरी तरह अनजान। फेंग युशियांग ने सिर हिलाया। आपको बस थोड़ा आक्रामक और दबंग व्यवहार करने की जरूरत है। अगर आप इसे सही तरीके से करेंगे तो कोई हिंसा नहीं होगी। मैं समझ गया, यह एक अच्छा विचार लगता है। हितेश ने सिर हिलाया। रुको। हालांकि मिनली को एहसास हुआ कि फेंग युजियांग हितेश को क्या सुझाव दे रहा था और तुरंत लाल हो गई। चिंता मत करो शिष्या मिन, मैं उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करूंगी कि वे तुम्हें परिवार छोड़ने दें, हितेश ने उससे कहा। मिनली ने हार मान ली और कहा, तुम कब ऐसा कर पाओगे? जब तक मैं तुम्हें भर्ती नहीं कर लेता। वे मुझसे अपडेट पूछते रहेंगे। क्या तुम उन्हें रोक सकते हो? मुझे कुछ दिनों में ड्रैगन मंदिर में प्रवेश करना है, इसलिए मैं ज्यादा दूर नहीं जा सकता, हितेश ने कहा। उन्हें रोकूं? लेकिन कैसे? मिनली को अचानक कुछ एहसास हुआ और वह बुदबुदाए, एक पल रुको।
मैं उन्हें बस इतना बता सकती हूँ कि तुम बंद साधना में प्रवेश कर चुके हो और जब तक तुम समाप्त नहीं हो जाते मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। इससे वे कुछ समय के लिए मुझसे दूर हो जाएंगे क्योंकि वे यह मान लेंगे कि दूसरे परिवार भी तुम्हारे पास नहीं आ पाएंगे। बंद खेती। हितेश ने अपनी भौहें उठाईं। ऐसा तब होता है जब कोई साधक किस बड़ी ही बड़ी सफलता की तैयारी के लिए खुद को अलग कर लेता है या जब कोई बस साधना पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है। साधना जगत में यह एक अलिखित नियम है कि बंद साधना में किसी को परेशान नहीं किया जा सकता, लगभग वर्जित। फेंग युक्सियांग ने उसे समझाया। मैं समझ गया। मैं जल्द ही ड्रैगन मंदिर में प्रवेश करने वाला हूं और जब मैं अंदर रहूंगा तो संभवतः मैं किसी से बात नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आप शायद उन्हें बता सकते हैं कि मैं बंद साधना में हूं। ठीक है, मैं उन्हें बाद में बताऊंगी। मिन ली ने सिर हिलाया। कुछ समय बाद हितेश के अपने रहने के क्वार्टर में लौटने से पहले मिन ली ने उसे प्रणाम किया और कहा, शिष्य हितेश, हर चीज के लिए धन्यवाद। मैं भविष्य में निश्चित रूप से आपकी हर चीज का बदला चुकाऊंगा। इसकी चिंता मत करो, मैं हमेशा अपने साथी मित्र की मदद करने के लिए तैयार रहूंगा। हितेश ने कहा। एक दोस्त, मिन ली ने खुद से कहा जब उसने हितेश को अपने घर लौटते देखा। जब दिन समाप्त होने वाला था तो मिन ली ने अपने परिवार को संदेश भेजा और उन्हें हितेश की बंद साधना के बारे में बताया। हालांकि पहले तो उसका परिवार इससे नाखुश था, लेकिन वे पूरी तरह से अनुचित नहीं थे और उन्होंने मिन ली को हितेश की बंद साधना को बाधित करके उसे भर्ती करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि इसका निश्चित रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता। इसलिए उन्होंने अनिच्छा से स्थिति को स्वीकार कर लिया और उससे कहा, सिर्फ इसलिए कि वो बंद साधना में है, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम आराम कर सकती हो। इस समय का उपयोग खुद को तैयार करने और यह सोचने के लिए करो कि तुम्हें उससे क्या कहना है। अगर तुम्हें कुछ भी कहने के लिए नहीं सूझ रहा है तो बस अपने शरीर को बोलने दो। वह एक साधना प्रतिभावान हो सकता है, लेकिन वह एक पुरुष भी है। तुम्हें अपनी माँ की सुंदरता का आशीर्वाद मिला है, इसलिए इसका अच्छा उपयोग करो। हाँ पिताजी, मिन ली ने चेहरे पर शांत भाव के साथ जवाब दिया।